अध्याय 113 प्राचीन कबीले का आगमन। साइकिल पर सवार होते ही आओ यान ने एक नई तरह की अनुभूति महसूस की। अपने संतुलन को खुद नियंत्रित करने की वह झूलती सी भावना उसे बेहद सुखद लगी। आओ यान ने तुरंत सोचा कि इस वस्तु का उपयोग वह अपनी कुछ साधना विधियों के अभ्यास में कर सकती है। ये सचमुच काफ़ी जादुई था। लेकिन जो बात आओ यान को और भी ज़्यादा उलझन में डाल रही थी वह ये थी कि जब उसने एक चक्कर लगाने के बाद साइकिल से उतरकर उसे ध्यान से देखा तो उसे उसमें न तो कोई अरेज़ेफ़ात दिखाई दिया, न ही कोई आत्मा पत्थर। यह उसे और भी अधिक चकित कर गया। बिना आत्मा पत्थर के, बिना किसी एरे के, और इसे चलाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी यह चल सकती थी। ये सब आओयान की समझ से पूरी तरह परे था। ये कैसे हो सकता है? आओयान ने आश्चर्य से जियांग शाओबाई की ओर देखा। जियांग शाओबाई एक पल के लिए निरुत्तर रह गया। उसने सिर खुजलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए, और फिर बोला, मुझे भी नहीं पता ये कैसे काम करती है। मैं तो बस बचपन से कारीगरों से यह बनाना सीखता आया हूँ। क्या तुम्हारे गृहनगर में यह चीज़ आम है? आओयान ने भौहें उठाईं और सोचने लगी, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि न तो उसने ऐसी चीज़ कभी देखी थी और न ही उसके बारे में सुना था। बहुत आम, बेहद आम। और मेरा गृहनगर बहुत सुंदर है। अगर भविष्य में कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाकर दिखाऊं। जियांग शाओबाई ने यूं ही सहजता से कहा। लेकिन आओयान का भाव तुरंत ठंडा पड़ गया। जियांग शाओबाई नहीं जानता था कि इस जगह पर अगर कोई पुरुष किसी स्त्री से कहे कि वह उसे अपने गृहनगर ले जाएगा तो उसका एक विशेष अर्थ होता है। आओयान ने स्पष्ट रूप से जियांग शाओबाई की बात को गलत समझ लिया था। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे ढूंढ भी पाऊंगा या नहीं। इसी समय जियांग शाओबाई ने फिर से बुदबुदाया और फिर आओयान ने उसे सिर हिलाते हुए कहते देखा, चिंता मत करो, मेरे गृहनगर में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं तुम्हारे लिए सब बना दूंगा। ये कहते ही जियांग शाओबाई ने लकड़ी इकट्ठा करनी शुरू की और हथौड़ा चलाने लगा। उसने सबसे पहले एक चाबी से चलने वाला लकड़ी का मेढक बनाया। जैसे ही चाबी घुमाई, मेढक जमीन पर उछलने लगा और आओयान की आंखें चमक उठीं। इसके बाद उसने और भी कई अनोखे खिलौने बनाए। रूबिक क्यूब, 9 कड़ी वाले छल्ले, कार के मॉडल, हवाई जहाज के मॉडल, सब कुछ लकड़ी से हूबहू तैयार किया। आखिरकार वह नासेंट सोल चरण का कल्टिवेटर था और लाओजुन की कीमियागिरी के साथ ऐसे बारीक हस्तशिल्प बनाना उसके लिए बेहद आसान था। इस तरह जियांग शाओबाई उस छोटी पहाड़ी पर आओयान से बातें करते हुए उसके लिए खिलौने बनाता रहा। समय कब उड़ गया उन्हें पता ही नहीं चला और देखते देखते शाम हो गई। दूर क्षितिज पर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश लालिमा से भर गया था। दृश्य अत्यंत भव्य और सुंदर था और उनके सामने जमीन पर तरह तरह के छोटे खिलौनों का ढेर लग चुका था। ध्यान से देखने पर बच्चों के खिलौने भी नजर आते थे और उनमें तो एक लकड़ी का अल्ट्रामैन भी था। पास ही एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी है। चलो सारी चीज़ें उसमें रख देते हैं। जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं यहीं तुम्हारे लिए चीज़ें बनाऊंगा। जियांग शाओबाई ने मुस्कुराते हुए पास की लकड़ी की झोपड़ी की ओर देखते हुए कहा। आओयान ने उदासीनता से सिर हिलाया। जब उसने जियांग शाओबाई को सारी चीज़ें अंदर रखते देखा तो उसके दिल में अचानक एक अजीब सा विचार उभरा। ये जगह उन दोनों की थी। वह इस भावना से खुद भी उलझन में थी, लेकिन उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके अनुसार उसे बस जियांग शाओबाई कुछ हद तक अच्छा लगने लगा था। उसने कभी गंभीरता से यह नहीं सोचा था कि वह उसके साथ युगल बनेगी। असल में उसे लगता था कि यह असंभव है, वे दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं थे। उधर जियांग शाओबाई मन ही मन लगातार सिर हिला रहा था। ये सब उसकी जानबूझकर की गई व्यवस्था थी। उसने जानकर वह छोटी लकड़ी की झोपड़ी बनाए और उसे चीज़ों से भर दिया ताकि इन बातों के जरिए आओयान के दिल में उसकी छवि और गहरी हो सके। जियांग शाओबाई को नहीं पता था कि उसने ये तरीका अपने पिछले जीवन में कहाँ सीखा था, लेकिन आज आओयान की प्रतिक्रिया देखकर उसे लगा कि यह काफ़ी असरदार है। इसके बाद जियांग शाओबाई ने आओयान के लिए और भी बहुत सी चीज़ों की व्यवस्था की। सब कुछ समेटने के बाद दोनों धीरे धीरे वापस लौटे। स्वाभाविक रूप से आओयान आगे चल रही थी और जियांग शाओबाई पीछे, जिससे वे किसी मालिक अधीनस्थ जैसे लग रहे थे। लेकिन वास्तव में न जियांग शाओबाई और न ही आओ यान के मन में ऐसा कोई विचार था। वापस आकर जियांग शाओबाई ने आओयान के लिए एक और स्वादिष्ट भोजन बनाया और फिर अंततः सो गया। भले ही उसे पता था कि गो कबीला अगले दिन आ जाएगा, फिर भी जियांग शाओबाई असामान्य रूप से शांत था। हालांकि वह खुद भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। जो करना था सब कर लिया है। अब पूरी कोशिश करूंगा, बाकी किस्मत पर छोड़ देता हूं। अगर सच में कुछ न चला तो बस रास्ता बनाते हुए निकल जाऊंगा। जियांग शाओबाई ने मन ही मन ठंडे स्वर में कहा। अगले दिन तड़के सुबह ड्रैगन वैली के बाहर घने जंगल में काले पट्टियों में लिपटे 3 लोग पेड़ों की डालियों में छिपे हुए थे। बड़े भाई, इस लड़के का ड्रैगन वैली से गहरा संबंध है। दूसरा भाई, सही कह रहा है, अब हम क्या करें? और क्या करेंगे? इंतजार। वैसे भी नियोक्ता ने हमें 1 महीना दिया है।
अगर ये लड़का बाहर ही नहीं निकला तो क्या हम यूं ही पैसे ले लेंगे? ये सुनकर दूसरा जी झांग और तीसरा जी झांग हक्के बक्के रह गए। बड़े भाई महान हैं, बड़े भाई बुद्धिमान हैं। अपने दोनों भाइयों की चापलूसी सुनकर पहले जी झांग की खुली आंखों में गर्व चमक उठा। बड़े भाई, जल्दी देखो, लगता है उधर गो कबीले के लोग आ रहे हैं। तीनों ने तुरंत एक दिशा में देखा। 100 से अधिक लोगों का एक समूह हवा में उड़ता हुआ आया और ड्रैगन वैली के द्वार के सामने उतर गया। इन सभी लोगों की एक समान पहचान थी, उनके कपड़े धूसर रंग के थे और उन पर लाल रंग में गो अक्षर कड़ा हुआ था। पूरे पूर्वी क्षेत्र में कौन नहीं जानता था कि यह गो कबीले का प्रतीक है। गो बेई काले वस्त्र पहने हुए था, उसका कद सीधा और ऊंचा था, उसका हाव भाव गंभीर था। उसकी भौहें सितारों जैसी और आंखें तलवार जैसी तेज थीं और उससे एक ऐसा प्रभुत्व झलक रहा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आओयान की ठंडक के विपरीत गो बेई से एक अत्यंत शक्तिशाली नेतृत्व आभा निकल रही थी, वह किसी जनजात नेता जैसा लग रहा था। यह एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। ड्रैगन वैली के द्वार के सामने खड़े होकर गो बेई का चेहरा शांत था और उसकी नज़रें चुपचाप आगे देख रही थीं। वह पिछली बार यहाँ 20 साल पहले आया था। उस समय उसने अभी अभी गो कबीले में अपनी स्थिति को स्थिर किया था और कबीले के कई बुजुर्ग चाहते थे कि वह ड्रैगन वैली की राजकुमारी आओयान से विवाह करे। उस समय वह अभी अभी एक बेकार लड़के की छवि से बाहर निकला था। उसके दिल में भले ही विनम्रता बची हुई थी, लेकिन महत्वाकांक्षा भी धीरे धीरे अंकुरित होने लगी थी। जब वह पहली बार ड्रैगन वैली आया था तब गो बेई का आओयान से विवाह करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी नज़र में जो कुछ भी उसके पास था वह उसने खुद अपने दम पर हासिल किया था। वह किसी स्त्री से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत करने को तुच्छ समझता था। लेकिन जिसे गो बेई ने कभी नहीं सोचा था वह ये था कि जैसे ही उसने पहली बार आओयान को देखा, वह उसकी अनोखी, शुद्ध और ठंडी स्वभाव से तुरंत आकर्षित हो गया और जल्द ही वह उसमें पूरी तरह डूब गया, खुद को निकाल ही नहीं पाया। उसके बाद गो बेई की महत्वाकांक्षा को एक नया लक्ष्य मिल गया। वह न केवल गो कबीले का अगला मुखिया बनना चाहता था, बल्कि ड्रैगन वैली की राजकुमारी आओयान से विवाह भी करना चाहता था। हालांकि पहली मुलाकात में आओयान की साधना और शक्ति उससे कहीं अधिक थी और उसने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन वर्षों की मेहनत के बाद गो बेई की साधना अब प्रारंभिक डिस्ट्रैक्शन रियल्म तक पहुंच चुकी थी और उसे यहाँ तक महसूस हो रहा था कि वह जल्द ही तुपो करने वाला है। इसीलिए इस बार आओयान से विवाह करने को लेकर गो बेई आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अध्याय 114। स्वाभाविक रूप से मैं उसे शांति से मरने नहीं दूंगा। जहां तक जियांग शियाओबाई का सवाल था, जिसे गो बेई हमेशा से मारना चाहता था, हालांकि भारी विरोध था और ड्रैगन वैली भी इस नश्वर को काफी महत्व देती प्रतीत होती थी, लेकिन इस बार गो बेई पहले ही अपना मन बना चुका था। ये व्यक्ति अवश्य मरेगा। नश्वर आओयान, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम केवल मेरी गो बेई की स्त्री बनोगी। और जहां तक उस नश्वर का सवाल है जो अपनी औकात नहीं जानता, वह केवल मर सकता है। गो बेई ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। इसी समय उसके पास खड़े एक वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, युवा स्वामी, चलिए भीतर चलते हैं। गो बेई ने अपने विचार समेटे, धीरे से सिर हिलाया और फिर उस वृद्ध के साथ ड्रैगन वैली में कदम रखा। इस समय ड्रैगन वैली में पहले ही बहुत से लोग इकट्ठा हो चुके थे। सभी जानते थे कि आज गोकुल के लोग आएंगे और कई लोग उस पौराणिक गोकुल के युवा स्वामी को देखना चाहते थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह उनके ड्रैगन कुल की राजकुमारी के बराबर है। ये कहना होगा कि गो बेई की आभा अत्यंत प्रभावशाली थी और ड्रैगन वैली के कई युवा शिष्य उसकी दृष्टि से आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। गो बेई ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसका स्वागत कर रहे आओवान के पास पहुंचा। चाचा आओ, हमें बिछुड़े हुए 20 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, गो बेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आओवान भी हंसे, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम केवल आउट ऑफ बॉडी लेट स्टेज में थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 20 से अधिक वर्षों में तुम पहले ही डिस्ट्रैक्शन रियल्म के प्रारंभिक चरण में तुपो कर लोगे। जैसा अपेक्षित था, तुम सचमुच गोकुल के नंबर 1 व्यक्ति हो। तुम्हारी साधना प्रतिभा वास्तव में चौंकाने वाली है। यद्यपि आओवान गोकुल से अत्यंत असंतुष्ट था, फिर भी शिष्टाचार के वाक्य तो कहने ही पड़ते थे। चाचा आओ, आप मुझे बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। ये कनिष्ठ कैसे साहस कर सकता है कि स्वयं को प्रतिभाशाली कहे? इस संसार में हमेशा कोई न कोई अधिक शक्तिशाली होता है। मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। गो बेई का आचरण अत्यंत विनम्र था और साथ ही वह इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। चाचा आओ, क्या यान एर यहाँ नहीं है? गो बेई ने भौहें उठाईं। गो बेई द्वारा सीधे आओ यान को यान एर कहे जाने पर आओवान का भाव कुछ अस्वाभाविक हो गया। यान एर अभी नहीं आई है। मेरे सद्गुणी भतीजे, जल्दबाजी मत करो, चलो मुख्य सभागार में जाकर बातचीत करें। आओवान ने स्वागत का संकेत किया और गो बेई ने शांत भाव से सिर हिलाया, आगे कुछ नहीं पूछा। इस बार वह केवल पहले से तय विवाह गठबंधन के कारण ही नहीं आया था, बल्कि कई अन्य बातों के लिए भी आया था जो कुल स्तर के मामले थे।
यद्यपि गु बेई के हृदय में बड़ी महत्वाकांक्षाएं थीं, वह ये समझता था कि कब क्या करना चाहिए। इसके बाद आओ वान गोकुल के लोगों को लेकर ड्रैगन हॉल की ओर बढ़ा। ड्रैगन हॉल में प्रवेश करते ही गु बेई के होठों पर एक ठंडी स्याह मुस्कान उभर आई। यद्यपि पहले गोकुल द्वारा ड्रैगन वैली के साथ विवाह गठबंधन की इच्छा पर भारी विरोध हुआ था, लेकिन इस बार ड्रैगन हॉल में प्रवेश करते ही गु बेई समझ गया कि यह मामला निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि ड्रैगन हॉल के भीतर ड्रैगन वैली का एक और शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा था। आओ झेंग, शियाओ बेई, बहुत समय हो गया, तुम्हारी शक्ति में काफी सुधार हुआ है, आओ वान ने हंसते हुए गु बेई की ओर देखते हुए कहा। दोनों की निगाहें मिलीं और उनकी आंखों में भिन्न भिन्न भाव चमक उठे। वे दोनों जानते थे कि इस क्षण लंबे समय से तैयार की गई योजना अब पूरी होने वाली है। चाचा आओ झेंग, आप मुझे बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, गु बेई ने शांत स्वर में कहा। उसके शिष्टाचार में कोई कमी नहीं थी। इन दोनों की इस तरह गर्मजोशी से बातचीत के अलावा ड्रैगन हॉल में मौजूद बाकी सभी लोगों के भाव अलग अलग थे। आओ झेंबेई आओ झेंग के बगल में बैठा था, उसका चेहरा शांत था, न कोई खुशी न कोई क्रोध। गु बेई द्वारा ड्रैगन वैली के कई उच्च स्तरीय व्यक्तियों से अभिवादन करने के बाद वह अपनी सीट पर बैठ गया और यूं ही बातचीत करने लगा। आओ यान के विषय को उठाने की कोई जल्दी नहीं दिखाए। दूसरी ओर आओ यान को पहले ही यह समाचार मिल चुका था कि गोकुल पहुंच चुका है। जियांग शियाओबाई स्वाभाविक रूप से उसके साथ ही था। इस समय उसका हृदय शांत नहीं था, उसमें कुछ उथल पुथल मची हुई थी। आखिरकार वे आ ही गए। जियांग शियाओबाई ने मन ही मन बुदबुदाया। वह इस क्षण के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था और इसके लिए उसने कई व्यवस्थाएं की थीं। इसी समय आओ यान ने मुड़कर जियांग शियाओबाई की ओर देखा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है और उसके सामने अपने आप को मत दिखाना, मैं इसे संभाल लूंगी, आओ यान ने शांत स्वर में कहा। चिंता मत करो, गुरु की सहायता से गोकुल सफल नहीं होगा और तुम्हारा जीवन भी खतरे में नहीं पड़ेगा। जियांग शियाओबाई केवल सिर हिला सका। उसी समय अमर आदरणीय वुहाई भी आओ यान के छोटे आंगन के द्वार पर पहुंच चुके थे। दोनों महिलाओं ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर सीधे वहां से चली गईं। जियांग शियाओबाई भी खाली नहीं बैठा, वह सीधे तीसरे बुजुर्ग के स्थान की ओर बढ़ गया। जब वह तीसरे बुजुर्ग के क्षेत्र के पास पहुंचा और यह सुनिश्चित कर लिया कि कोई समस्या नहीं है, तो उसने स्वयं को एक मच्छर में परिवर्तित कर लिया। जियांग शियाओबाई कभी भी हाथ पर हाथ धरकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाला नहीं था। ये जानते हुए कि आज गोकुल आया है, वह स्थिति देखने जाना चाहता था। उसे पता था कि भले ही वह मच्छर में बदल जाए, फिर भी कुछ हलचल हो सकती है, लेकिन दूर से एक त्वरित नज़र डालना ठीक रहेगा। जियांग शियाओबाई सचमुच ये देखना चाहता था कि गोकुल का वह पौराणिक नंबर 1 व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्तित्व रखता है। यदि वह कोई उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर सके तो वह भी काफ़ी अच्छा होगा। तुरंत ही जियांग शियाओबाई द्वारा रूपांतरित छोटा सा मच्छर ड्रैगन वैली में तेजी से उड़ने लगा। वह सीधे ड्रैगन हॉल की ओर नहीं गया, बल्कि पहले ये खोजने लगा कि गोकुल द्वारा लाए गए उपहार कहाँ रखे गए हैं। हालांकि सभी के पास भंडारण अंगूठियां थीं, लेकिन बड़े कुलों और शक्तिशाली शक्तियों के लिए मेहमानों की मेजबानी में प्रदर्शन आवश्यक होता है। अधिकतर समय खजानों से भरे बक्से भव्यता दिखाने के लिए लाए जाते थे। बेशक वास्तव में मूल्यवान वस्तुएं निश्चित रूप से भंडारण अंगूठियों में ही रखी जाती थीं। इसी समय जब जियांग शियाओबाई एक छोटी गली से होकर गुजरा तो वह अचानक मुड़ा और वापस उड़ आया। छोटी गली में उस परिचित चुपके चुपके चलते हुए व्यक्ति को देखकर जियांग शियाओबाई समझ गया कि अब उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रही। वह व्यक्ति था आओ चेंग। इस समय आओ चेंग इस छोटी गली में चुपके से घूम रहा था। जियांग शियाओबाई को सोचने के लिए जरा भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह आदमी क्या करने वाला है, और यह निश्चित रूप से कोई अच्छी बात नहीं थी। कुछ समय साथ बिताने के बाद जियांग शियाओबाई आओ चेंग के स्वभाव को अच्छी तरह समझ चुका था। पहली बात, यह आदमी पूरी तरह से एक अहंकारी और दबंग आवारा युवा स्वामी था, अपने कामों में अत्याचारी और तियान युआन शहर में काफी बदनाम। उसमें उन सभी दूसरे पीढ़ी के अमीर बच्चों के स्वभाव थे। यद्यपि वह कभी कभी बदमाश और काफी नीच लगता था, लेकिन जैसे ही वह किसी को अपना मान लेता, उनका रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब जियांग शियाओबाई और आओ चेंग के बीच था। कई बार उसकी मदद करने और जियांग शियाओबाई द्वारा प्रदर्शित तरीकों को देखने के बाद आओ चेंग पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि आओ चेंग और आओ यान के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, कुछ बड़े परिवारों की तरह नहीं, जहां अलग अलग संतानें संसाधनों और दर्जे के लिए लड़ती हैं और शत्रुता पैदा हो जाती है। आओ चेंग और आओ यान का संबंध बहुत घनिष्ठ और सरल था, अर्थात आओ यान आओ चेंग को अनुशासित भी करती थी और उस पर स्नेह भी करती थी। जब तक बात बहुत ज्यादा न बढ़ जाए, आओ यान प्रायः उसे थोड़ा डांटती और फिर चुपचाप उसकी गड़बड़ियां साफ कर देती। और आओ चेंग भी सच में आओ यान के बारे में सोचता था। जब भी कोई बात आओ यान के लिए खतरा बनती, आओ चेंग गुप्त रूप से कार्रवाई करता।
इतना ही नहीं, जियांग शियाओबाई की आओ चेंग के साथ शराब के नशे में हुई कई आकस्मिक बातचीतों से उसे एक चौंकाने वाला तथ्य पता चला। आओ चेंग दिखने में भले ही दिमाग से खाली लगता हो, लेकिन उसकी प्रबंधन क्षमता काफ़ी अच्छी थी। इस आदमी की ड्रैगन वैली के बाहर अपनी एक शक्ति भी थी। बेशक आओ चेंग ने यह बताने से इनकार कर दिया कि वह शक्ति क्या थी या कितनी मजबूत थी। इस समय आओ चेंग को यहाँ देखकर जियांग शियाओबाई समझ गया कि वह निश्चित रूप से गोकुल के लिए परेशानी खड़ी करने वाला है। अगर ऐसा है तो एक साथी के रूप में हाथ न बटाना सचमुच बहुत ज्यादा होगा। तुरंत ही जियांग शियाओबाई आओ चेंग के कंधे पर जा बैठा। अपनी शक्ति के साथ वह स्वाभाविक रूप से आओ चेंग की संवेदना से छिप सकता था। आओ चेंग कुछ देर तक इस छोटी गली में प्रतीक्षा करता रहा और फिर अचानक कोई व्यक्ति भीतर चला आया। अध्याय 115 आओ चेंग एक अच्छा साथी। युवा स्वामी, सभी लोग अभी भी ड्रैगन हॉल में हैं। गु कबीले का वह युवा स्वामी लगता है कि राजकुमारी के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है, उस व्यक्ति ने आओ चेंग से सम्मानपूर्वक कहा। गु कबीले का वह निकम्मा युवा स्वामी मेरी बहन के योग्य नहीं है। वह आखिर है ही क्या? यहाँ तक कि वह जियांग शियाओबाई भी मुझे लगता है इस बुबेई से बेहतर है। आओ चेंग ने ठंडे स्वर में सूंघा। ये सुनकर जियांग शियाओबाई को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या नाखुश। फिर उसने आओ चेंग को आगे कहते सुना, ड्रैगन हॉल पर नज़र रखो। इस युवा स्वामी के लिए गु बेई पर कड़ी निगरानी रखो। ये युवा स्वामी उनके ठहरने की जगह जाकर एक नज़र डाल आएगा। युवा स्वामी, क्या यह अनुचित नहीं होगा? उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। आओ चेंग ने उसे घूरते हुए कहा, इसमें क्या अनुचित है? इसके बाद वह सीधे छोटी गली से बाहर निकला और विशिष्ट अतिथियों के लिए बने आंगन की ओर बढ़ गया। जब वह वहां पहुंचा तो जियांग शियाओबाई भी भावनाओं से भर गया। सौभाग्य से वह आओ चेंग से टकरा गया था, नहीं तो यदि उसे अकेले ड्रैगन घाटी में खोज करनी पड़ती तो शायद रात तक भी ये जगह न मिलती। इस समय आंगन के बाहर केवल ड्रैगन घाटी के कुछ लोग पहरा दे रहे थे। आओ चेंग इतना मूर्ख नहीं था कि उन्हें सतर्क कर दे और सबूत छोड़ दे। वह आसानी से छलांग लगाकर आंगन में प्रवेश कर गया। यह एक बड़ा आंगन था जिसमें 7-8 कमरे थे। इस समय आंगन के बीचों बीच 30 से अधिक बड़े लकड़ी के बक्से रखे हुए थे। इनके अंदर वे खजाने और उपहार थे जो इस बार गु कबीला ड्रैगन कबीले के लिए लाया था। आओ चेंग आगे बढ़ा और लापरवाही से एक बक्सा खोला। उसमें सोना, चांदी और आभूषण भरे हुए थे। ये देखकर उसने उपेक्षा से सूंघा। ऐसी चीजें तो ड्रैगन घाटी में पहाड़ों की तरह ढेर थी, उसे इनमें कोई रुचि नहीं थी। फिर आओ चेंग ने कुछ और बक्से खोले। उनमें या तो आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं या गोलियां, साथ ही बहुत से स्पिरिट स्टोन भी थे। ये कोई कीमती वस्तुएं नहीं थीं, ये तो बस सामान्य स्तर की थीं। वास्तव में मूल्यवान वस्तुएं निश्चित रूप से अपने साथ ही रखी जाती हैं। कुछ बक्से देखने के बाद आओ चेंग का चेहरा घृणा से भर गया। फिर उसने एक चीनी मिट्टी की शीशी निकाली, उसमें से कुछ पाउडर निकाला और उन कुछ कमरों के दरवाजों पर छिड़क दिया। ये सब करने के बाद आओ चेंग चुपचाप वहां से खिसक गया। हालांकि जियांग शियाओबाई नहीं गया। वह एक मच्छर में बदल गया था और एक लकड़ी के बक्से पर बैठा रुचि से उस पाउडर को देख रहा था जिसे आओ चेंग ने जमीन पर छिड़का था। अपनी कीमिया कला की क्षमता से वह स्वाभाविक रूप से पहचान गया कि वह क्या था। वह जहर नहीं था, बस दस्त कराने वाली चीज थी। नासेंट सोल स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति अगर इससे प्रभावित हो जाता तो औषधि लेने पर भी इसे रोक नहीं पाता। इससे जियांग शियाओबाई को एक कहावत याद आ गई, कम नुकसान लेकिन अत्यधिक अपमान। जरा कल्पना कीजिए कि जब ये लोग शौचालय के लिए भागदौड़ करेंगे तो दृश्य कितना भयानक होगा। लगता है आओ चेंग पूरी तरह दिमाग से खाली नहीं है, जियांग शियाओबाई ने मन ही मन सोचा। आखिरकार गु कबीला ड्रैगन घाटी में अतिथि था। अगर कुछ गंभीर हो जाता तो मामला ड्रैगन घाटी से जुड़ जाता। यदि उन्हें जहर देकर मार दिया जाता तो स्पष्ट रूप से गलती ड्रैगन घाटी की होती और इससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन दस्त अलग बात थी, ये सिर्फ बेहद घिनौना था। फिर जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया और उस बक्से को खोला जिसमें स्पिरिट स्टोन रखे थे। वह यहाँ सिर्फ उपहार देखने नहीं आया था, वह निश्चित रूप से गड़बड़ करने के इरादे से ही आया था। इन उच्च स्तरीय स्पिरिट स्टोन को देखते हुए, जिनकी संख्या केवल कुछ मिलियन थी, जियांग शियाओबाई के होठों पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी। उसने अर्थवेन ग्रंथ निकाला और उसके पन्ने अपने आप खुल गए। जियांग शियाओबाई ने हल्के से अपनी आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय की और तुरंत उसमें से एक खिंचाव की शक्ति निकली जिसने आंगन में मौजूद सभी स्पिरिट स्टोन की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लिया। इस समय ये स्पिरिट स्टोन बाहर से ठीक दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में वे खोखले खोल बन चुके थे, ऐसे कि जरा सा छूने पर ही टूट जाएं। जो आध्यात्मिक ऊर्जा इस खजाने में समा गई, उसका एक हिस्सा अर्थवेन ग्रंथ ने स्वयं अवशोषित कर लिया और बाकी को उसने परिष्कृत करके स्पिरिट स्टोन में बदल दिया। दूसरों के खजाने से इस तरह स्पिरिट स्टोन चुराने की विधि सचमुच पागलपन भरी थी। ये सब करने के बाद जियांग शियाओबाई ने बड़े ध्यान से अपने सारे निशान मिटा दिए, यहाँ तक कि अपनी आभा भी, और फिर जल्दी से वहां से उड़ गया।
जियांग शियाओबाई ने ध्यान से सोचा। वर्तमान स्थिति में ऐसा लग रहा था मानो वह अकेले ही गो कबीले को चुनौती दे रहा हो, और वह भी खतरे से अनजान होकर। ये सोचकर जियांग शियाओबाई की आंखों से बेचारगी के आंसू निकल आए। क्या वह ऐसा करना चाहता था? वह बिल्कुल नहीं चाहता था। उसे तो साफ तौर पर आओयान द्वारा यहाँ घसीट लाया गया था, एक ऐसी स्थिति में जहाँ वह मजबूरन दुश्मन बना रहा था। लेकिन अब इन बातों के बारे में सोचना व्यर्थ था। जियांग शियाओबाई केवल वर्तमान परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल सकता था। पहले आओ चेंग द्वारा उन लोगों के आंगन में छिड़के गए पाउडर को याद करते हुए जियांग शियाओबाई हंसी रोक नहीं पाया। जियांग शियाओबाई पूरे दिन अपने कमरे में ही रहा, कहीं नहीं गया, न ही वह कोंग युहुआई और दूसरों से मिलने गया। शाम तक आओ यान उदास चेहरे के साथ वापस लौटी। उसके भाव देखकर जियांग शियाओबाई समझ गया कि यह पहली बातचीत स्पष्ट रूप से सुखद नहीं रही, लेकिन उसे नहीं लगा कि दोनों पक्ष पहली ही मुलाकात में पूरी तरह टूट जाएंगे। अभी आगे लंबा समय था। आओयान ने जियांग शियाओबाई की ओर ध्यान नहीं दिया और खुद ही पालथी मारकर साधना करने लगी। और इसी समय घटनाएं वास्तव में आओ चेंग की योजना के अनुसार ही आगे बढ़ीं। क्योंकि वह पाउडर छिड़कने के बाद जल्दी ही रंगहीन और गंधहीन हो गया था। जो भी उसके पास आया वह शिकार बन गया। फिर वे लोग बेतहाशा शौचालय ढूंढने लगे। और इससे भी ज्यादा पागलपन भरी बात यह थी कि आओ चेंग ने जानबूझकर शौचालयों को सील कर दिया था। संक्षेप में, उसने कुछ तरीकों से इन लोगों को शौचालय में प्रवेश करने से रोक दिया। हालांकि उसने कुछ दयालुता दिखाते हुए केवल एक शौचालय खुला छोड़ा, लेकिन कुल 7-8 लोग दस्त से पीड़ित थे। एक शौचालय भला कैसे काफ़ी होता? इसलिए शौचालय के लिए एक चौंकाने वाली लड़ाई वहां शुरू हो गई, जहां 7-8 लोग एक ही शौचालय के लिए बुरी तरह भिड़ गए। और क्योंकि सब लोग दस्त की हालत में थे, मलमूत्र हर तरफ उड़ रहा था। दृश्य सचमुच अत्यंत भयानक था। जब जियांग शियाओबाई को इन सब बातों का पता चला, तब अगली सुबह हो चुकी थी। वह बिना कमरे से बाहर निकले ही यह सब जान गया, क्योंकि यह मामला इतना शर्मनाक था कि पूरी ड्रैगन घाटी में इसकी हंसी उड़ रही थी और चर्चा हो रही थी। उसने सुबह दासियों को इसके बारे में बातें करते सुना। कहना पड़ेगा, भले ही यह सब उसका किया हुआ नहीं था, फिर भी जियांग शियाओबाई को हल्का सा अपराधबोध महसूस हुआ। और जब उसने मन ही मन उन दृश्यों की कल्पना की तो वह जोर से हंस नहीं पाया, इसलिए उसे जबरदस्ती हंसी रोकनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि सुबह सुबह जियांग शियाओबाई हाथ में चाय का कप पकड़े, मुंह में चाय भरे हुए, लगातार कंधे हिला रहा था। क्या हुआ? उसके पीछे से आओ यान की आवाज़ आई। जियांग शियाओबाई ने जबरदस्ती खुद को शांत किया। कुछ नहीं, बस कुछ मज़ेदार याद आ गया। तुम्हें भी गू कबीले से जुड़ी उन बातों के बारे में पता चल गया। आओ यान की अभिव्यक्ति काफ़ी अजीब थी। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया। आज की क्या योजना है? वह बाहर से शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन अंदर से थोड़ा घबराया हुआ था। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो शायद वह इतिहास का पहला साधारण व्यक्ति बन जाएगा जिसने गू कबीले के साथ बड़ा टकराव मोल लिया हो। और यह टकराव केवल एक पक्ष की मृत्यु पर ही समाप्त हो सकता था। कोई योजना नहीं, बस अपनी पिछली दिनचर्या जारी रखो, आओ यान ने उदासीन स्वर में कहा और आंगन से बाहर निकल गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम अचानक रुक गए। निश्चिंत रहो, गू कबीला तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आओ यान ने शांत स्वर में कहा और फिर बाहर चली गई। अध्याय 116 उल्टा बच्चा। ओह! हालांकि इस तरह का आश्वासन लोगों को बहुत सुरक्षित महसूस कराता था, लेकिन जियांग शियाओबाई भली भांति समझता था कि इस कमजोरों को निगलने वाली दुनिया में सब कुछ स्वयं पर निर्भर करता है। केवल पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होने पर ही कोई अपने जीवन की रक्षा करने के योग्य होता है। जियांग शियाओबाई अपनी सारी उम्मीदें दूसरों पर नहीं डाल सकता था। वह अनायास ही अर्थवेन स्क्रिप्चर निकाल लाया। इसके भीतर मौजूद वे 2 वस्तुएं शायद उसके सबसे बड़े तुरुप के पत्ते थीं। जब तक बिल्कुल मजबूरी न हो, जियांग शियाओबाई मछली मर जाल टूट कौशल को सक्रिय नहीं करेगा। कुछ देर के लिए खाली सा खड़े रहने के बाद जियांग शियाओबाई ने कंधे उचका दिए। जब ऐसा ही है तो वह फिलहाल इसकी चिंता नहीं करेगा। इसी समय आओ यान अचानक लौट आए। मेरे साथ ड्रैगन हॉल चलो, मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी हैं। वह तुरंत जियांग शियाओबाई को ड्रैगन हॉल ले गई। आओ वान एक कुर्सी पर बैठे थे, भौहें कसकर भिंची हुई थीं और उनके सामने भाप उठाती चाय का कप रखा था। जियांग शियाओबाई को देखते ही आओ वान ने उदासीन स्वर में कहा, जियांग शियाओबाई, तुम्हें तीसरे बुजुर्ग के साथ ही रहना बेहतर होगा। जब तक कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो, बाहर मत आना और आओ यान को ढूंढने भी मत जाना। ये तुम्हारे जीवन से जुड़ा मामला है, समझे? जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया। इसके बाद आओ वान ने कुछ और निर्देश भी दिए। सामान्य अर्थ यही था कि ड्रैगन वैली उसे कुछ नहीं होने देगी। जैसे ही वह जाने ही वाला था, बाहर से तेज कदमों की आवाज़ आई और किसी के चिल्लाने की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। युवा स्वामी को जाने दो। क्या तुम्हारी आंखों में युवा स्वामी का कोई सम्मान नहीं? मुझे छोड़ो। इसके बाद कई ड्रैगन वैली गार्डों की वर्दी पहने लोगों द्वारा घसीटते हुए लाया गया आओ चेंग दिखाई दिया।
उसका शरीर नीला पीला था, साफ था कि उसे अच्छी खासी पिटाई मिली थी। छोड़ो छोड़ो, आओ चेंग ने बगल के एक गार्ड को घूरते हुए दहाड़ लगाए। तभी गार्डों ने उसे छोड़ा और साथ ही आओ चेंग को कड़वी मुस्काने दिखाए। युवा स्वामी, कृपया हमें माफ करें, ये सब कुलपति के आदेश हैं। हूंफ, कायरों का झुंड। ठंडी हुंकार भरते हुए आओ चेंग ने गुस्सा निकालने के लिए उस आदमी को एक लात मारी। फिर जियांग शियाओबाई ने देखा कि यह आदमी सिर सूजा होने के बावजूद मुख्य हॉल में पूरे धर्मी ठाठ के साथ खड़ा था। अवज्ञाकारी पुत्र, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? आओ वान उसे देखते ही क्रोध से भर गए, मुठ्ठियां भींच लीं। अगर आओ चेंग उनका बेटा न होता तो शायद वे उसे वहीं थप्पड़ मारकर मार ही डालते। मैंने कुछ नहीं किया, आओ चेंग लापरवाही से झूलते हुए बोला। पिताजी, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाए, इसके लिए सबूत चाहिए। क्या आपके पास हैं? क्या तुम अपने बूढ़े बाप से ऐसे बात करते हो? आओ वान गुस्से से कांप उठे, सामने रखा चाय का कप उठाया और आओ चेंग पर फेंक दिया। टस्क, पिताजी, चाहे कुछ भी हो, उस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं कल रात भर तियान युआन शहर में था, मेरे पास बहाना नहीं, अलिबी है। आओ चेंग ने चाय का कप बचाते हुए वही रवैया बनाए रखा। अवज्ञाकारी पुत्र, अवज्ञाकारी पुत्र। आओ वान गुस्से से दहाड़े आगे बढ़े और आओ चेंग की नाक की ओर उंगली करके डांटते हुए बोले, क्या तुम सच में अपने बूढ़े बाप को मूर्ख समझते हो? तुम्हारे तथाकथित गवाहों में से कौन तुम्हारा अधीनस्थ नहीं है? कौन तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? अगर इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस पर भरोसा करूंगा? क्या तुम्हें पता है कि इससे ड्रैगन वैली पर कितना असर पड़ा है? गू कबीले के साथ मेरी ड्रैगन वैली की कल हुई बातचीत पहले ही बहुत अप्रिय थी। क्या तुम जानबूझकर उन्हें सीमा तक धकेलना चाहते हो? आओ चेंग के चेहरे पर फिर भी लापरवाह भाव थे, वह नाक भी कुरेने लगा। तो क्या अगर गू कबीला मेरी ड्रैगन वैली से युद्ध करना चाहे? क्या मजाक है? चांट, आओ वान ने गुस्से में आओ चेंग के सिर पर थप्पड़ जड़ दिया। आओ चेंग ने सिर पकड़ लिया, चेहरे पर पूरा पूरा आश्चर्य था। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? क्या ये साफ नहीं है? गू कबीला हमसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं करता। आओ वान ने ठंडी हुंकार भरी, क्या तुम्हें लगता है कि गू कबीला अब भी 20 साल पहले वाला गू कबीला है? उनकी मौजूदा ताकत पहले ही हमारी ड्रैगन वैली से ज्यादा है और तुम्हारी बहन के मामले की वजह से मेरी ड्रैगन वैली पहले ही गलत पक्ष में है। अगर सच में हम उन्हें सीमा तक धकेल दें तो ड्रैगन वैली खतरे में पड़ जाएगी, क्या तुम समझते हो? अंत तक आते आते आओ वान लगभग चिल्ला रहे थे। आओ चेंग भी सन रह गया, आंखों में अविश्वास भर गया। असंभव, वे कुत्ते जैसे गो कबीले के लोग हमारी ड्रैगन वैली से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा मेरी बहन अब यूलिंग पैलेस की शिष्या है। गू बेई में इतनी हिम्मत है? आओ चेंग घबराकर चिल्लाया। इसी समय बगल से एक ठंडी आवाज आई, कुछ भी असंभव नहीं है। वर्तमान में गू कबीला वाकई ड्रैगन वैली से ज्यादा शक्तिशाली है। यह आओ यान थी, चेहरे पर ठंडा भाव लिए। बहन, दूसरों का मनोबल मत बढ़ाओ और अपनी प्रतिष्ठा मत घटाओ, आओ चेंग ने बुदबुदाया। चांट, आओ यान आगे बढ़ी और आओ चेंग के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इस बार आओ चेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वाकई केवल आओ यान ही आओ चेंग को काबू में रख सकती थी। अगर तुम उन घटिया चालों में जितनी मेहनत लगाते हो उतनी साधना में लगाते तो भले ही तुम अभी डिवाइडेड सोल में न होते, कम से कम आउट ऑफ बॉडी लेट स्टेज में तो होते। और खुद को देखो, नेसेंट सोल मिडल स्टेज। क्या तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती कि तुम मेरे आओ यान के छोटे भाई हो? आओ यान का चेहरा सख्त था। मैं तो बस आपकी उत्कृष्ट साधना प्रतिभा को उजागर कर रहा था, बहन। आओ चेंग ने बुदबुदाया। अपना मुंह बंद करो, आओ वान दहाड़े। फिर पिता और बेटी दोनों ने जियांग शियाओबाई की ओर देखा। वह तन गया और चेहरे पर उजली धूप सी मुस्कान ले आया। तुम जल्दी से तीसरे बुजुर्ग के पास जाओ, गू बेई जल्द ही यहाँ होगा, नहीं तो उनका रवैया तुम्हारे प्रति ज्यादा दोस्ताना नहीं रहेगा। आओ यान ने जियांग शियाओबाई की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, भले ही तुम एक साधारण मनुष्य हो लेकिन अब तुम ड्रैगन वैली के सदस्य हो। ड्रैगन वैली तुम्हें नीचा दिखा सकती है लेकिन किसी और को ड्रैगन वैली के लोगों को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं है। आओ चेंग ने अचानक सिर उठाया, छाती थपथपाई और चिल्लाया, चिंता मत करो, युवा स्वामी तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। आओ यान ने निराश नजर से आओ चेंग को घूरा, फिर कुछ पल हिचकिचाए और अंततः जियांग शियाओबाई के पास आए। आओ यान ने एक भंडारण अंगूठी निकाली। जो भी हो, तुम गू कबीले में मेरे कारण ही फंसे हो। अगर हालात संभाले न जा सकें तो मैं तीसरे बुजुर्ग से तुम्हें ड्रैगन वैली से बाहर भिजवा दूंगी। इस अंगूठी में मौजूद संसाधन तुम्हें गोल्डन कोर स्टेज तक साधना करने के लिए पर्याप्त हैं। उस समय तुम ऐसी जगह ढूंढ सकते हो जहां कोई तुम्हें न जानता हो और नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। बोलते समय आओ यान की आंखों में सचमुच अपराधबोध की हल्की सी झलक दिखाई दी। उसकी नज़र में उसने जियांग शियाओबाई के साथ पहले ही काफ़ी उदारता दिखाई थी।
भले ही उसने उसके लिए एक दुश्मन खड़ा कर दिया था, लेकिन अब वह जो लाभ दे रही थी वह उसकी भरपाई के लिए पर्याप्त था। बेशक ये सब उस स्थिति के लिए था जब हालात वाकई बेकाबू हो जाएं। ये देखकर जियांग शियाओबाई हल्के से मुस्कुराया और आओयान के हाथ से भंडारण अंगूठी नहीं ली। क्या बात है? आओयान ने भौं उठाए। कुछ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले चाहे कितनी ही अप्रिय बातें रही हों, लेकिन अब जब ड्रैगन वैली मेरे साथ ईमानदारी से पेश आ रही है तो मैं ऐसे ही भाग नहीं सकता। जियांग शियाओबाई हंसते हुए बोला, मैं तो बस एक तुच्छ जीवन हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाऊंगा। वैसे भी एक साधारण मनुष्य के रूप में मैं बहुत लंबा नहीं जीऊंगा। ये शब्द सुनते ही ड्रैगन हॉल में सन्नाटा छा गया। तीनों ने हैरानी से जियांग शियाओबाई की ओर देखा, खासकर आओ चेंग, उसकी आंखों में तो चमक ही आ गई। अच्छे भाई, युवा स्वामी ने सच में तुम्हें गलत नहीं पहचाना। आओ चेंग चिल्लाया और खामोशी तोड़ दी। लेकिन आओ यान जियांग शियाओबाई को ठंडी नज़र से देखती रही। वह कुछ कहना चाहती थी मगर अंततः चुप ही रह गई। हालांकि आओ यान के दिल में एक अलग सा एहसास उठा। उसे जियांग शियाओबाई पहले से ज्यादा भला लगने लगा। जो भी हो, तुम पहले तीसरे बुजुर्ग के पास जाओ। रही यहाँ की बातें, आओ चेंग बोल ही रहा था कि बाहर से लोगों का एक समूह भीतर आ गया। गु कबीला आ चुका था और उनका नेतृत्व कर रहा था गु कबीले का सबसे प्रतिभाशाली युवा स्वामी गु बेई। अध्याय 117, घमंडी गु बेई। हालांकि कल गु कबीले के कुछ लोगों ने कुछ शर्मनाक हरकतें की थीं, फिर भी गु बेई के चेहरे पर शांति और संयम बना रहा और उसका व्यक्तित्व असाधारण लग रहा था। गु बेई के पीछे आओ झेंग की शाखा के लोग चल रहे थे, जिनमें आओ जानतियान और आओ तियानहेंग विशेष रूप से नजर आ रहे थे। ड्रैगन हॉल में प्रवेश करते ही गु बेई ने पूरे हॉल पर एक नज़र डाली और फिर उसकी दृष्टि जाकर जियांग शियाओबाई पर ठहर गई। उसी तरह जियांग शियाओबाई ने भी गु बेई की ओर देखा और दोनों की निगाहें हवा में टकरा गईं। हे, गु बेई हल्के से हंसा। उसके गु कबीले के ड्रैगन वैली में मुखबिर थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि जियांग शियाओबाई कैसा दिखता है। जियांग शियाओबाई को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, जैसा अनुमान था, और उसके चेहरे पर उपेक्षा से भरी मुस्कान उभर आई। इसके बाद उसने जियांग शियाओबाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। गु बेई की नज़र में जियांग शियाओबाई जैसा व्यक्ति उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य भी नहीं था। इसके बाद गु बेई ने आखिरकार अपनी दृष्टि आओ यान की ओर मोड़ी। आओ यान, कल रात ठीक से विश्राम किया? अगर इस ड्रैगन वैली का वातावरण तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम मेरे गु कबीले आ सकती हो। हम तुम्हें सर्वोत्तम साधना वातावरण और अनगिनत संसाधन प्रदान करेंगे, गु बेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी बातों में दबदबे की झलक थी। कोई साधारण महिला होती तो शायद उसी क्षण मोहित हो जाती, लेकिन आओ यान कौन थी? ड्रैगन राजकुमारी, अद्वितीय प्रतिभा वाली। उसने किस तरह के लोग नहीं देखे थे? तुम्हें किसने कहा कि मुझे इस तरह संबोधित करो? आओ यान ने ठंडे स्वर में कहा। हे, इतना ठंडा मत बनो। जल्दी या देर से तुम और मैं एक ही परिवार के होंगे। गु बेई हंसा। चाचा आओ, क्या आपने कल मुझसे हुई चर्चा पर विचार किया? अगर हमारे दोनों कबीले एकजुट हो जाएं तो पूरे पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा करना कोई समस्या नहीं होगी। हे, मेरे प्यारे भतीजे, तुम मजाक कर रहे हो? पूरे पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा? मेरी ड्रैगन वैली की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, आओ वान ने हंसते हुए कहा। क्या चाचा आओ ड्रैगन वैली को और अधिक शक्तिशाली होते देखना नहीं चाहते? गु बेई के होंठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभरी। बिल्कुल देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे व्यक्ति के साथ एकजुट होना, मेरी ड्रैगन वैली किसी कुत्ते के साथ सहयोग करना ज्यादा पसंद करेगी। आओ वान के बोलने से पहले ही, जैसे ही गु बेई की बात समाप्त हुई, आओ चेंग ने उपहास किया। ये शब्द सुनते ही गु बेई के पीछे खड़े गु कबीले के कई लोगों की निगाहें आओ चेंग पर ठंडी और तीखी हो गईं। लगता है ये चाचा आओ का सबसे छोटा बेटा है। सचमुच, अफवाहें सही हैं, इसके पास जरा भी सामान्य समझ नहीं है। गु बेई आओ चेंग की बातों से नाराज नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला। दिमागहीन कहे जाने पर आओ चेंग का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे करते हो? आओ चेंग दहाड़ा। क्या मैंने की? मैंने तो बस वही कहा जो अफवाहों में है, और अब लगता है वो सच ही है। गु बेई हंसा। आओ चेंग की ओर उसकी नज़र पूरी तरह उपेक्षा से भरी थी। वह सामने वाले को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। इस रवैये ने आओ चेंग को गुस्से से पांव पटकने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वह पलटकर कुछ कहने ही वाला था, अचानक उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों का अपमान करने में शायद ज्यादा माहिर नहीं है। अगर वह अपनी हैसियत का सहारा लेकर किसी घमंडी युवा स्वामी की तरह पेश आता तो शायद कर पाता, लेकिन इस मामले में वह सच में कमजोर लग रहा था। ध्यान से सोचने पर अपमान आमतौर पर अश्लील होते हैं। उसने अभी जो पंक्ति कही थी वही उसके वर्षों के अनुभव का निचोड़ थी। यह अवसर न तो हैसियत के दबाव के लिए उपयुक्त था, न ही गाली गलौज के लिए। तुरंत आओ चेंग ने जियांग शियाओबाई की ओर देखा। जियांग शियाओबाई, इसे अपमानित करो, इसे बुरी तरह अपमानित करो।
फिर ड्रैगन वैली के खजाने से जो चाहो ले लेना, जितना चाहो। आओ चेंग ने बड़े ठाठ से हाथ हिलाते हुए कहा, सीधे अपने पिता को नज़रअंदाज कर दिया, लगभग आओवान को गुस्से से बेहोश ही कर दिया। जियांग शियाओबाई भी अवाक रह गया, यह आओ चेंग सच में एक अजीब ही नमूना था। हालांकि दूसरे विचार पर जियांग शियाओबाई को भी गो बेई का रवैया काफ़ी खटक रहा था। वह ऊपर से नीचे देखने वाला अंदाज सच में असहज कर देने वाला था, खासकर जब इस गो बेई ने उसके सामने ही यह कहा कि वह आओ यान से रिश्ता बनाना चाहता है। जियांग शियाओबाई की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। बस बहुत हुआ, ये वह जगह नहीं है जहां तुम मनमानी कर सको, आओ वान ने आओ चेंग को घूरते हुए कहा। चाचा आओ, मैं कोई अप्रिय शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन लगता है कि आप अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाए, गो बेई ने मुस्कुराते हुए आओ वान से कहा। हा आओ वान, सुना तुमने, युवा स्वामी गो की बातें वाकई बिल्कुल सटीक हैं। साथ आए आओ झेंग ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को शिक्षित करने का तरीका सच में बहुत घटिया है। आओ वान, जो ड्रैगन कबीले के कुलपति के पद तक पहुंच पाया था, स्वाभाविक रूप से कुछ चालाकी और साधन रखता था। फिर भी उसका चेहरा गुस्से से स्याह हो गया। आओ झेंग, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? क्या हुआ? ड्रैगन वैली ने अभी गो कबीले से विवाह संबंध भी नहीं बनाया है, और तुम्हारा कुत्ते जैसा चमचा पहले ही गो कबीले में घुसने को बेचैन है। आओ वान ने ठंडे स्वर में कहा। आओ झेंग का जोर से हंसता चेहरा तुरंत जम गया, लेकिन वह जल्दी ही फिर से हंसने लगा। आओ वान, युवा स्वामी गो बेई का आओ यान से विवाह करना हमारी ड्रैगन वैली के लिए एक महान अवसर है। एक कुलपति के रूप में क्या तुम ड्रैगन वैली के हितों पर विचार नहीं करते? ड्रैगन वैली को और शक्तिशाली बनाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, गो कबीले के साथ सहयोग। चुप रहो, आओ वान गर्जा, तुम अभी ड्रैगन वैली के कुलपति नहीं हो। इन शब्दों के बाद आओ झेंग ने ठंडी सूंघ भरी और चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में दया भरी हुई थी। उनके पास ही आओ चेंग पहले से ही इन लोगों की बातों से उबल रहा था, उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। बेवकूफ़ी मत करो, अगर अभी तुमने हंगामा किया तो सच में ड्रैगन वैली को हमेशा के लिए बर्बाद कर दोगे, जियांग शियाओबाई पास झुककर फुसफुसाया। तो फिर मैं क्या करूं? ये कुत्ते जैसा हरामी इतने लोगों के सामने ड्रैगन वैली का अपमान कर रहा है, और यह बदनसीब आओ झेंग ऐसा कैसे सहन कर सकता है कोई युवा स्वामी? आओ चेंग ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि जियांग शियाओबाई को हमेशा ऐसा लगता था कि यह आदमी ज्यादा इसलिए खींचा हुआ है क्योंकि वह खुद दूसरों को अपमानित करने में सक्षम नहीं है। जल्दी मत करो, जियांग शियाओबाई का रवैया बेहद शांत था, जैसे कोई मछली पकड़ने के मंच पर बैठा हो। जल्दी मत करो, आओ चेंग की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई, क्या तुम्हें साफ समझ में आ रहा है? गो कबीला निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, और इस समय तुम कह रहे हो जल्दी मत करो। जल्दी करने से क्या होगा? मैं तो बस प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन स्तर पर हूँ, इतनी ही ताकत है। फिर जियांग शियाओबाई ने गो बेई की ओर देखा। इस समय गो बेई शांत स्वर में आओ वान से कह रहा था, चाचा आओ, सच कहूँ तो आज ही मेरे गो कबीले ने एक विशाल आध्यात्मिक पत्थर की खान खोजी है, जिसका अनुमानित उत्पादन कम से कम 1 अरब उच्च स्तरीय आत्मा पत्थर है, या शायद उससे भी अधिक। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में मेरे गो कबीले ने एक बड़े शक्तिशाली गुट से संबंध जोड़े हैं। मुझे लगता है कि चाचा आओ इस अफवाह से अवगत होंगे, है ना? आओ वान के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। प्रिय भतीजे, इसका क्या मतलब समझूं मैं? कुछ खास नहीं, बस मुझे लगता है कि अगर चाचा आओ हमारे गो कबीले के साथ हाथ मिलाने पर विचार न करें तो ये सच में अफसोस की बात होगी, गो बेई ने शांत स्वर में कहा, अपनी उंगलियों को देखते हुए। एक पल के लिए ड्रैगन हॉल पूरी तरह शांत हो गया। हालांकि गो बेई का रवैया बहुत शांत था, लेकिन हर किसी ने उसकी बातों में छिपे गहरे खतरे को साफ महसूस किया। वर्तमान में गो कबीले द्वारा प्रदर्शित शक्ति पहले ही ड्रैगन वैली से कहीं अधिक थी। ड्रैगन वैली अब पहले जैसा पूर्वी क्षेत्र का अधिपति नहीं रहा था, न ही वह शीर्ष अस्तित्व था। उकसाया जाना स्वाभाविक था। आओ वान और आओ यान को चुप देखकर गो बेई को कोई आपत्ति नहीं हुई। इसके बजाय उसने जियांग शियाओबाई की ओर देखा। एक साधारण मनुष्य, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पूंजी है कि तुम आओ यान के साथ रहने का सपना देखो? गो बेई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में तिरस्कार और उपेक्षा भरी हुई थी। अध्याय 118 पलटवार। जियांग शियाओबाई हल्के से मुस्कुराया। मेरे पास पूंजी है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आओ यान ने मुझे चुना है, तुम्हें नहीं। जैसे ही ये शब्द कहे गए, हमेशा शांत और संयमित रहने वाला गो बेई तुरंत ही उदास और क्रोधित हो गया। जियांग शियाओबाई की एक ही पंक्ति ने उसे पूरी तरह भड़का दिया था। बदतमीज, तू होता कौन है? यंग मास्टर से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग। तू कुत्ते जैसी चीज, मात्र की रिफाइनमेंट स्टेज का साधक, तुझे इतना घमंडी होने का अधिकार किसने दिया? क्या यही ड्रैगन वैली का रवैया है? गो बेई के पीछे खड़े सभी विशेषज्ञ गुस्से में बोल पड़े। उनके हाव भाव ऐसे थे मानो अगर आज ड्रैगन वैली ने कोई सफाई न दी तो वे सीधे कार्रवाई कर देंगे।
आओ झेंग भी व्यंग्य से हंसा। एक निकम्मा सा व्यक्ति इतनी अकड़ कैसे दिखा रहा है। आओ वान, तुम ऐसे इंसान को ड्रैगन वैली में रहने देते हो? क्या तुम सच में कुलपति बनने के योग्य हो? जियांग शियाओबाई, तुम जैसे निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर गु बेई से अपनी तुलना करने की? तुम तो उसकी एक उंगली के भी बराबर नहीं हो, क्या तुम इसके लायक हो? आओ त्यानहेंग ने भी जोर से ताना मारा। अब भी घुटनों पर बैठकर यंग मास्टर गु बेई से माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? हे, काफ़ी दिलचस्प है। गु बेई अचानक ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? तुम्हारा नाम जियांग शियाओबाई है ना? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में वही सब कुछ बचा सकता है जिसके पास ताकत हो। जो तुम्हें मिलता है अगर वह तुम्हारी शक्ति के अनुरूप नहीं है तो वह एक गलती है, एक घातक गलती। तुम मरना नहीं चाहते, है ना? इसलिए ये यंग मास्टर तुम्हें एक मौका देता है। अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो और ड्रैगन वैली छोड़ दो। मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, लेकिन अगर तुम यूं ही बेतुके बने रहे तो न सिर्फ तुम मरोगे बल्कि शायद तुम्हारी वजह से कई और लोग भी फंस जाएंगे। यह एक खुली धमकी थी, और वह भी आओ वान व अन्य लोगों के सामने। कहा जा सकता था कि गु बेई की दादागिरी बेहद अहंकारी थी, यहाँ तक कि हद से ज़्यादा। भतीजे, तुम्हारा ये क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी ड्रैगन वैली अब सक्षम नहीं रही? आओ वान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जियांग शियाओबाई की ताकत चाहे जैसी भी हो, वह इस समय ड्रैगन वैली का सदस्य था। और ड्रैगन वैली भले ही घमंडी हो लेकिन अपने लोगों की रक्षा जरूर करता है। इसके अलावा जियांग शियाओबाई की दिखाई गई साधना प्रतिभा और रसायन विद्या एल्केमी की क्षमता उसे पोषित करने योग्य बनाती थी, और हाल की टिप्पणियों से ये भी स्पष्ट था कि उसके मन में ड्रैगन वैली के प्रति कोई बुरी नियत नहीं थी। इसलिए किसी भी हालत में ड्रैगन वैली जियांग शियाओबाई को नहीं छोड़ेगी। चाचा आओ, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, बस कुछ बेतुके लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ। गु बेई हल्के से मुस्कुराया और जियांग शियाओबाई की ओर देखा। क्या कहते हो नश्वर? बधाई हो होस्ट, आपने एक विकल्प सक्रिय कर लिया है। विकल्प 1, अपमान सहन करो, इनाम 30 वर्षों की साधना। विकल्प 2, पलटवार करो, इनाम एक यादृच्छिक अधिग्रहित आत्मिक खजाना। विकल्प 3, किसी भी तरीके से सामने वाले के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारो, इनाम एक यादृच्छिक लॉटरी ड्रॉ। गु बेई की घमंडी हरकतें अब जियांग शियाओबाई से सहन नहीं हो पा रही थीं। ऊपर से इनाम देखकर वह और भी उत्साहित हो गया, खासकर आखिरी विकल्प का इनाम। सिस्टम मिलने के बाद से अब तक जियांग शियाओबाई को कभी भी ऐसा यादृच्छिक लॉटरी ड्रॉ नहीं मिला था। इस बार उसने ठान लिया कि तीसरा विकल्प चुनेगा और पूरी ताकत से खेलेगा। तुरंत जियांग शियाओबाई ने गु बेई की ओर उपहास भरी नज़र से देखा और फिर अचानक सिर हिला दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? गु बेई ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि तुम काफ़ी दयनीय हो। जियांग शियाओबाई ने कंधे उचका दिए। प्राचीन कुल का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के बावजूद तुम मेरे सामने एक गोल्डन कोर स्टेज के साधक के सामने अपनी हैसियत और ताकत का ढिंढोरा पीट रहे हो, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस औरत को तुम चाहते हो वह मेरी पत्नी है। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में कई बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन तुम जितना बेशर्म आज तक किसी को नहीं देखा। न सिर्फ किसी और की पत्नी पर नज़र रखते हो बल्कि ऐसे अभिनय करते हो जैसे वह तुम्हारी ही होनी चाहिए। और तुम्हारी धमकी के बारे में मैं सच में तुमसे पूछना चाहता हूँ यंग मास्टर गु, क्या तुम इतने सस्ते हो कि जब तक अपना चेहरा आगे बढ़ाकर मुझसे तमाचा न खाओ तब तक चैन नहीं मिलता? उसके ये शब्द खत्म होते ही पूरा स्थान कब्रिस्तान जैसी खामोशी में डूब गया। जियांग शियाओबाई की जुबान कितनी जहरीली थी, ये ड्रैगन वैली में बहुत कम लोग नहीं जानते थे। भले ही गु बेई ने शादी के समय जियांग शियाओबाई की जुबानी लड़ाई के बारे में सुना था, लेकिन उसे खुद अनुभव नहीं किया था। अब उसने सच में समझ लिया कि जियांग शियाओबाई की जुबान कितनी खतरनाक है। अच्छा, बहुत बढ़िया कहा। आओ चेंग तुरंत चिल्लाया, आगे बढ़ते हुए तालियां बजाईं। बिल्कुल सही, ये कुत्ते जैसी चीज़ पूरी तरह बेशर्म है। गु बेई का चेहरा ऐंठ गया, उसका शरीर अत्यधिक क्रोध से हल्का हल्का कांपने लगा। तू निकम्मा, फिर से कहने की हिम्मत करता है? गु बेई ने सर्द नज़रों से जियांग शियाओबाई को घूरते हुए कहा। ये सुनकर जियांग शियाओबाई को हंसी आ गई। ओह देखो, मैंने कहा कि तुम सस्ते हो, और सच में तुम सस्ते निकले। एक बार सुनना काफ़ी नहीं, फिर से सुनना चाहते हो? तुम मार्शल आर्ट नहीं सीख रहे, तलवारबाजी नहीं कर रहे, तुम तो निचली सस्ती कला का अभ्यास कर रहे हो जिसकी कोई सीमा ही नहीं। जब तुम सुनना ही चाहते हो तो ये लॉर्ड तुम्हारी छोटी सी इच्छा पूरी कर देता है। ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ एक बार कहूँगा, तुम गु बेई किसी और की पत्नी पर नज़र डालने वाले बेशर्म इंसान हो। इस बार क्या मैंने साफ साफ कह दिया? जियांग शियाओबाई के चेहरे पर धूप जैसी मुस्कान थी, मानो ये जहरीले शब्द उसी के मुंह से निकले ही न हों। गु बेई बिना भाव के जियांग शियाओबाई को घूरता रहा। उसका चेहरा फड़क रहा था और उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं।
जो लोग उसे जानते थे वे समझ गए कि गू बेई अब पूरी तरह से उन्मत्त हो चुका था। ओह, क्या कुत्ता दीवार फांदने जा रहा है? क्या हुआ? तुम अपनी प्रारंभिक डिस्ट्रैक्शन रियल्म की साधना के सहारे मुझ जैसे गोल्डन कोर स्टेज के साधक को डराना चाहते हो? जियांग शियाओबाई ने लगातार ताना मारते हुए कहा। वैसे भी तुम इतने सस्ते और बेशर्म हो, ऐसा करना तुम्हारे बस की ही बात है। हरामजादे! गू बेई दहाड़ उठा, उसकी आभा अचानक फूट पड़ी। उसने जियांग शियाओबाई की नाक की ओर उंगली करते हुए गुस्से से चिल्लाया। तुझ जैसे व्यक्ति से निपटने के लिए इस यंग मास्टर को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। गू बेई का ये क्रोध ठीक वही था जो जियांग शियाओबाई देखना चाहता था। जब सामने वाला होश खो देता है तभी उसे धीरे धीरे परास्त किया जा सकता है। ये तो बस एक छोटा सा खुला जाल था और गू बेई उसमें फंस गया। इस समय न सिर्फ गू बेई बल्कि पूरे प्राचीन कुल के लोग जियांग शियाओबाई को ऐसे देख रहे थे मानो उसने उनके पिता की हत्या कर दी हो। लड़के, तुम वाकई काबिल हो। मेरे सामने इतनी ढिठाई दिखाने वाला तुम पहले नहीं हो, लेकिन तुम जरूर वह होगे जो सबसे दर्दनाक तरीके से मरेगा। गू बेई दांत पीसते हुए बोला और साथ ही भयानक डिस्ट्रैक्शन रियल्म की आभा फैलाने लगा। जियांग शियाओबाई ने दम घुटने जैसा महसूस किया। यहाँ तक कि अपनी नेसेंट सोल स्टेज की शक्ति के बावजूद वह इसका विरोध मुश्किल से ही कर पा रहा था। ताकत का अंतर वाकई बहुत बड़ा था। इसी पल आओ यान अचानक जियांग शियाओबाई के पास आकर खड़ी हो गई। उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली आभा फैलने लगी, गू बेई से भी ज्यादा। गू बेई, तुम क्या करना चाहते हो? आओ यान ने ठंडे स्वर में पूछा। गू बेई पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। आओ यान की आभा महसूस करते ही उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति वास्तव में डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेट स्टेज की चरम अवस्था तक पहुंच चुकी थी। तुमने कब किया? गू बेई ने अविश्वास से आओ यान को देखते हुए कहा। वह पूरी तरह चौंक गया था। अध्याय 119 प्राचीन उत्तर नगर। क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? ये ड्रैगन वैली है, तुम्हारा गू परिवार नहीं। भले ही बातचीत टूट जाए और युद्ध घोषित हो जाए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसे तुम अकेले तय कर सको। मेरी ड्रैगन वैली के पीछे अब यूलिंग पैलेस खड़ा है। आओ यान ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। अगर तुमने आज कदम उठाने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम ड्रैगन वैली से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गू बेई के पीछे खड़े बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में कहा और उसके शरीर से बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज की आभा फूट पड़ी। बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज पहले ही पूर्वी क्षेत्र की शीर्ष स्तर की शक्ति मानी जाती थी, लेकिन ड्रैगन वैली लगातार कमजोरी नहीं दिखा सकती थी। आओ वान ने भी अपनी बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज की साधना आभा प्रकट की और उसी समय ड्रैगन हॉल के बाहर से कई भयानक और शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ीं जिन्होंने गो परिवार के सभी लोगों को चारों ओर से घेर लिया। इतना ही नहीं, ड्रैगन हॉल में एक सौम्य और गरिमामयी आकृति भी प्रकट हुई। वह थी अमर वरेण्य वहाय। इस समय यदि वास्तव में टकराव हो जाता और लड़ाई छिड़ जाती तो गू बेई और उसका दल केवल एक ही रास्ता देख सकता था, ड्रैगन वैली में मर जाना, और कोई दूसरा विकल्प नहीं। ओह, गू परिवार का छोटा सा बच्चा, क्या तुम किसी और के क्षेत्र में इतना घमंडी बनने की हिम्मत करते हो? अमर वरेण्य वहाई ने हल्की मुस्कान के साथ गू बेई को देखा। गू बेई ने तुरंत दांत भींच लिए, उसकी मुठ्ठियां कस गईं। यूलिंग पैलेस ऐसा अस्तित्व नहीं था जिससे उनका गो परिवार टक्कर ले सके। लेकिन अमर वरेण्य वहाई, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ड्रैगन वैली के लिए आपका हस्तक्षेप आपकी अपनी इच्छा है या यूलिंग पैलेस की मंशा? गू बेई ने ठंडी आवाज में कहा। ये शब्द सुनते ही अमर वरेण्य वहाई जैसी हस्ती ने भी भौहें उठा लीं। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ थोड़ी सी प्रतिभा होने के कारण तुम इस वरेण्य के सामने इतनी बदतमीजी कर सकते हो? ये वरेण्य अकेले ही तुम्हारे पूरे गो परिवार को मिटा सकता है। अमर वरेण्य वहाई के शब्दों से गू बेई का चेहरा राख जैसा पीला पड़ गया। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे वह नकार नहीं सकता था। मेरा ऐसा मतलब नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि अमर वरेण्य वहाई हमारे दोनों पक्षों के बीच के मामलों में हस्तक्षेप न करें। गू बेई ने पीले पड़े चेहरे के साथ कहा। हूंफ, यान एर पहले ही मेरी शिष्या है। अगर शिष्या संकट में हो तो क्या उसके गुरु का आगे न आना उचित होगा? अमर वरेण्य वहाई ने आंखें सनकरी करते हुए कहा। ये वरेण्य तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यान एर को अभी अपनी साधना पर ध्यान देना है। तुम्हारा गू परिवार जल्दी से यहाँ से चला जाए और ड्रैगन वैली के साथ किसी वैवाहिक गठबंधन के बारे में सोचना भी मत। अगर फिर भी तुम इस वरेण्य की बात नहीं मानोगे तो परिणाम तुम्हें ही भुगतने होंगे। एक पल के लिए ड्रैगन हॉल का वातावरण बर्फ की तरह ठंडा हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि अमर वरेण्य वहाई के बोलते ही यह मामला तय हो गया हो। लेकिन किसी कारण से जियांग शियाओबाई ने देखा कि गू परिवार और आओ झेंग की शाखा के चेहरों पर जरा भी चिंता नहीं थी। कुत्तों जैसी चीजें, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी ड्रैगन वैली बेकार है? आओ चेंग ने भी गू बेई की ओर देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी ड्रैगन वैली को धमकाओ? क्या तुम्हारा सिर बहुत बड़ा हो गया है?
गू परिवार का पक्ष मानो किसी प्रबल शत्रु का सामना कर रहा हो, सभी को अपमान की एक लहर महसूस हुई। गू बेई तो लगभग पागल होने की कगार पर था, लेकिन वह वास्तव में गू परिवार का नंबर 1 व्यक्ति था। उसकी ताकत जितनी भयानक थी, उसकी चालाकी भी उतनी ही डरावनी थी। आधे मिनट तक वहीं खड़े रहने के बाद गू बेई ने अपने उग्र भाव को शांत कर लिया और ठंडी निगाहों से आओ यान की ओर देखा। क्या तुम इस एक बेकार आदमी के लिए मेरे गू परिवार से दुश्मनी मोल लोगे? तुम्हारा गू परिवार हद से आगे बढ़ रहा है। आओ यान ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले ही विवाहित हूँ। इन बातों के बारे में सोचना बंद कर दो। हे हाँ। गू बेई अचानक मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर उसने एक बार फिर गू परिवार के नंबर 1 व्यक्ति जैसा प्रभावशाली और गरिमा में रूप धारण कर लिया। चलो, पिछली सारी अप्रिय बातें यहीं खत्म करते हैं। आइए अंकल, आओ सहयोग के बारे में बातचीत जारी रखें। हल्की मुस्कान के साथ गू बेई ने कहा और दरवाजे से भीतर ड्रैगन हॉल में चला गया, मानो पहले कुछ हुआ ही न हो। ऐसी संयमित और चालाक प्रवृत्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। जियांग शियाओबाई ने भी आंखें सनकरी कर लीं, ये व्यक्ति वाकई संभालना मुश्किल था। अंकल आओ, क्या आपने हाल ही में अचानक प्रकट हुई हुआचिंग गोली के बारे में सुना है? अपनी सीट पर बैठते हुए गू बेई ने मुस्कुराकर कहा। हुआचिंग गोली का नाम सुनते ही आओ वान और अन्य लोगों की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। न केवल उन्होंने इसका नाम सुना था, बल्कि उन्होंने इसे खाया भी था। हर एक ने एक गोली ली थी। आखिरकार ये वस्तु जियांग शियाओबाई द्वारा परिष्कृत की गई थी। स्वाभाविक रूप से ड्रैगन वैली इस बारे में गू बेई को कुछ नहीं बताने वाली थी, और इसके अलावा ड्रैगन वैली में भी केवल कुछ ही लोग इस बात से अवगत थे। सच कहूं तो हमारा गू परिवार पहले ही जिन यिन पवेलियन से संपर्क कर चुका है, और उन्होंने ये भी गारंटी दी है कि जब भी हुआचिंग गोलियां होंगी, वे हर महीने कम से कम 5 गोलियां हमारे गू परिवार के लिए छोड़ेंगे। गू बेई ने चाय की एक घूंट ली, उसका भाव शांत था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारा गू परिवार उस रहस्यमय आयरन मास्क कीमियागर से संपर्क कर सकेगा। तब तक मुझे 80% भरोसा है कि हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ तक कि उस आयरन मास्क कीमियागर को हमारे गू परिवार का मानद बुजुर्ग बनने के लिए भी राजी कर लेंगे। उस समय गू परिवार के भीतर हुआचिंग गोलियों की मात्रा कम नहीं होगी। माना जाता है कि अंकल आओ, आप भी जानते होंगे कि हुआचिंग गोली का प्रभाव क्या है ना? ये कहते हुए गू बेई अचानक रुक गया और आगे कुछ नहीं बोला। उसका ये रवैया आओ वान को संदेश देने के लिए था, अगर ड्रैगन वैली गू परिवार के साथ सहयोग करे तो हुआचिंग गोलियों की कभी कमी नहीं होगी। अगर आओ वान और अन्य लोग असली स्थिति नहीं जानते तो शायद वे सच में दुविधा में पड़ जाते, क्योंकि हुआचिंग गोली सीधे फायर पॉइजन को साफ कर सकती थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी की ताकत बढ़ाने के बराबर था। लेकिन समस्या ये थी कि वे जानते थे। एक पल के लिए गू बेई के उस आत्मविश्वासी भाव को देखते हुए मानो वह पूरी तरह निश्चिंत हो। ड्रैगन वैली के लोग हंसना चाहते थे लेकिन हंस नहीं पाए, यहाँ तक कि हमेशा उतावले रहने वाले आओ चेंग ने भी खुद को रोक लिया। वे इस समय कुछ भी उजागर नहीं कर सकते थे। तो अंकल आओ, इस पर क्या विचार है? गू बेई ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे दोनों परिवारों का सहयोग केवल लाभ ही लाएगा, कोई नुकसान नहीं। मुझे आशा है कि अंकल आओ इस पर अच्छे से विचार करेंगे। हे मेरे प्यारे भतीजे, मुझे इस मामले पर सोचने दो। आओ वान ने हंसते हुए कहा, ऐसा करते हैं, तुम इतनी दूर से ड्रैगन वैली आए हो तो कुछ दिन यहीं ठहर जाओ और आराम करो। जब मैं अच्छे से सोच लूंगा तो कुछ दिनों में तुम्हें जवाब दे दूंगा, कैसा रहेगा? बिल्कुल, गू बेई ने कहा, फिर उठकर जाने से पहले मेज पर एक छोटा सा चीनी मिट्टी का बोतल रख दिया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने अचानक जियांग शियाओबाई की ओर देखा। कभी कभी तीखी जुबान तुम्हें थोड़ी देर के लिए ताकतवर दिखा सकती है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा मुंह खुल नहीं पाएगा उस दिन मैं देखना चाहूंगा कि तुम कैसे बोलोगे। ठंडी हंसी के साथ गू बेई सिर ऊंचा किए ड्रैगन हॉल से बाहर चला गया। पहली मुठभेड़ अप्रत्याशित रूप से आई, लेकिन उतनी ही जल्दी समाप्त भी हो गई। हालांकि यह सिर्फ कुछ ही वाक्यों का आदान प्रदान था, जियांग शियाओबाई जानता था कि यह गू बेई आसान व्यक्ति नहीं है। भले ही आज ऐसा लगा कि कोई सामान्य नतीजा निकल आया हो, लेकिन जियांग शियाओबाई समझता था कि सामने वाला उसे इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। गू परिवार के लोगों के जाने के बाद आओ वान ने लापरवाही से मेज पर रखी चीनी मिट्टी की बोतल खोली, जिसमें एक हुआचिंग गोली थी। यह शायद पिछली बार जियांग शियाओबाई द्वारा जिन यिन पवेलियन को दी गई खेप में से थी। सामने वाला इतनी जल्दी इसे हासिल कर सका, ये सच में गू परिवार की ताकत को साबित करता था। अफसोस की बात यह थी कि ऐसी कीमती वस्तु जो बाहर कहीं भी हो तो खजाना मानी जाती, ड्रैगन वैली के भीतर उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। जब तक जियांग शियाओबाई यहाँ था, हुआचिंग गोली की कभी कमी नहीं होने वाली थी। आओ वान ने बेपरवाही से उस गोली की बोतल को कूड़े की तरह एक तरफ फेंक दिया, फिर आओ चेंग की ओर देखा। इन अगले कुछ दिनों में कोई गड़बड़ मत करना, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और तुम्हें पीछे के पहाड़ में 10 साल की एकांत साधना के लिए भेज दूंगा। आओ चेंग ने होंठ फुलाए और कुछ नहीं बोला।
शियाओबाई, तुम भी इन दिनों तीसरे बुजुर्ग के यहाँ ही रहना और इधर उधर मत घूमना। गु परिवार बहुत चालाक है। जियांग शियाओबाई ने सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए कुलपति, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अध्याय 120 संकट। जियांग शियाओबाई को इसके बाद आओचेंग द्वारा ड्रैगन हॉल से बाहर ले जाया गया और वह आगे होने वाले मामलों में भाग लेने योग्य नहीं रहा। असल में वह कभी भी इसमें भाग लेने के योग्य था ही नहीं, वह केवल ज़ेंग दुओ खींचतान का एक पात्र मात्र था। एकमात्र अच्छी खबर यह थी कि सुबह गुबेई से हुई आकस्मिक मुलाकात ने जियांग शियाओबाई को इस समय अपने सबसे बड़े दुश्मन की एक स्पष्ट समझ दे दी थी। वह व्यक्ति बेहद चालाक था। इस गुबेई के बारे में तुम क्या जानते हो? जियांग शियाओबाई ने आओचेंग से पूछा। आओचेंग ने भौहें उठाईं। बहुत ज्यादा नहीं। यह आदमी गु कबीले के सबसे निचले स्तर से ऊपर चढ़ा है। आओचेंग द्वारा गुबेई की स्थिति समझाने के बाद जियांग शियाओबाई कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। कम उम्र में अनाथ हो जाना, फिर असाधारण प्रतिभा दिखाना और एक एक कदम करके आज गु कबीले का प्रमुख व्यक्ति बन जाना, इस तरह की कहानी सुनकर गुबेई किसी उपन्यास के नायक जैसा लगता था। हालांकि जियांग शियाओबाई ने यह बात केवल मन में ही सोची और वास्तव में यह नहीं माना कि सामने वाला कोई भाग्य का चुना हुआ व्यक्ति है। लेकिन गुबेई के अब तक के कई कार्यों को देखते हुए ये व्यक्ति निश्चित रूप से निर्दयी था, वरना सबसे निचले स्तर से ऊपर चढ़ना संभव नहीं था। कुछ खास तरीकों के बिना वह गु कबीले का सबसे प्रमुख व्यक्ति कैसे बन सकता था? स्पष्ट था कि आने वाले दिनों में जियांग शियाओबाई को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ने वाली थी। ड्रैगन हॉल से निकलने के बाद आओचेंग जियांग शियाओबाई को तीसरे बुजुर्ग के निवास पर ले गया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, दोनों को तीसरे बुजुर्ग ने जमकर डांट लगाए। उन्हें सुबह ड्रैगन हॉल में जो कुछ हुआ था उसकी खबर पहले ही लग चुकी थी। उन्होंने न केवल आओचेंग को बिना सोचे समझे काम करने के लिए डांटा, बल्कि जियांग शियाओबाई को भी कृतघ्न कहकर फटकारा। तुम तो खुद मौत को न्योता दे रहे हो। तुम्हारे पास अभी गुबेई से टक्कर लेने की क्षमता नहीं है। अगर अभी बाहर जाकर दिखावा करोगे तो और जल्दी मरोगे। तीसरे बुजुर्ग ने झुंझलाहट में जियांग शियाओबाई पर चिल्लाया। जियांग शियाओबाई ने सिर झुकाकर हल्की हंसी दी, मानो ध्यान से सुन रहा हो। वह जानता था कि तीसरा बुजुर्ग उसकी चिंता कर रहे थे। यह मामला तुम दोनों के बस का नहीं है। आओचेंग, आगे से लापरवाही मत करना। और शियाओबाई, इन कुछ दिनों तक यहीं मेरे पास रहो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुरंत तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा, तीसरे बुजुर्ग ने निर्देश दिया। दोनों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तीसरे बुजुर्ग ने उन्हें कुछ और बातें समझाईं और फिर उठकर बाहर चले गए, ये बताए बिना कि वे कहाँ जा रहे हैं। छोटी लिंगर आंगन में खेल रही थी, जबकि जियांग शियाओबाई और आओचेंग पास की पत्थर की मेज पर जाकर चाय पीने बैठ गए। शुरुआत में माहौल शांत था, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों में एक चमक दिखाई दी। उसी क्षण वे एक दूसरे का इरादा समझ गए। ये दोनों लोग इतनी आसानी से बात को छोड़ देने वाले नहीं थे। बताओ, कोई अच्छा विचार है? आओचेंग ने चाय पीते हुए पूछा। अभी तक नहीं। गुबेई से निपटना बहुत मुश्किल है और इस बार वह साफ तौर पर बुरी नीयत से आया है। गु कबीला इस समय तेजी से उभर रहा है और ड्रैगन वैली को फिलहाल उनसे टकराव से बचना पड़ेगा। और जो बातें गुबेई ने कहीं, उनसे लगता है कि गु कबीले के पीछे कोई और भी ज्यादा शक्तिशाली अस्तित्व है। जियांग शियाओबाई ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। सच कहें तो अगर उसे यह बात पता न होती तो गु कबीले के बारे में उसकी मौजूदा समझ के आधार पर जियांग शियाओबाई को लगता था कि वह उनसे निपट सकता है। लेकिन सुबह की उस आकस्मिक मुलाकात ने उसे यह एहसास दिला दिया कि गु कबीले के पीछे एक और भी अधिक भयानक शक्ति मौजूद है, ऐसी शक्ति जिसे खुश करने के लिए खुद गु कबीले को भी झुकना पड़ता है। इससे पूरा मामला बिल्कुल अलग स्तर का हो गया। अगर गु कबीला केवल ड्रैगन वैली से थोड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली होता तो दोनों पक्ष अधिक से अधिक एक दूसरे से सतर्क रहते और पूरी तरह से दुश्मनी में बदलना मुश्किल होता। लेकिन अगर गु कबीले के पीछे कोई समर्थक है तो बात अलग है। शायद इस समय गु कबीले की अपनी इच्छा भी प्रभावी न रह जाए, उन्हें वही करना पड़े जो उनका समर्थक चाहे। और समर्थक होने पर गु कबीला और भी घमंडी हो जाएगा। कहा जा सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं जुड़ गई थीं। जो भी हो, हमें कुछ करना ही होगा। हम उस गुबेई को ड्रैगन वैली में आकर इतनी आसानी से गड़बड़ मचाने नहीं दे सकते। आओचेंग ने दांत पीसते हुए कहा, मानो हाथ में पकड़ा चाय का कप तोड़ देना चाहता हो। क्या सोचता है, दिखावा करके आराम से निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं, खासकर यंग मास्टर के सामने। और फिर अब ड्रैगन वैली के पीछे यूलिंग पैलेस का समर्थन है। डरने की क्या जरूरत है? जियांग शियाओबाई ने भी शांति से सिर हिलाया और गहराई से सोचने लगा। उसने पूरा दोपहर सोचने में बिता दिया, लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके पास उपयोग करने के लिए संसाधन बहुत सीमित थे। इसी वजह से जियांग शियाओबाई के मन में एक विचार आया। अगर गु कबीले के पास समर्थक है तो वह खुद क्यों नहीं ढूंढ सकता? उसके हाथ में एक अमर पत्थर इम्मोर्टल स्टोन था।
जियांग शियाओबाई को विश्वास नहीं था कि अगर वह इसे सामने रखे तो कोई भी ड्रैगन वैली का समर्थक बनने को तैयार न होगा। कुछ समय की समझ के बाद जियांग शियाओबाई को यह भी मोटे तौर पर समझ आ गया था कि ड्रैगन वैली और गू कबीले जैसी शक्तियां भले ही शीर्ष स्तर की हों, लेकिन वे अजेय नहीं हैं। ड्रैगन वैली से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और भयानक अस्तित्व मौजूद थे। ऐसा नहीं था कि उसे समर्थक ढूंढने का कोई अवसर नहीं मिल सकता, बस ड्रैगन वैली का अपना अभिमान था। वे कभी उस अजेय स्तर का हिस्सा रहे थे। जियांग शियाओबाई को नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ जिससे ड्रैगन वैली का पतन हो गया, लेकिन यह विचार व्यवहारिक था। जियांग शियाओबाई को लगा कि अगर सच में कोई और रास्ता नहीं बचा तो उसके हाथ में मौजूद अमर पत्थर ही उसकी आखिरी जीवन रेखा बन सकता है। शाम को तीसरा बुजुर्ग भारी मन से वापस लौटा। जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ उसने जियांग शियाओबाई की ओर देखा। उसकी भौहें कसकर सिमटी हुई थीं और उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। क्या हुआ? तीसरे बुजुर्ग। जियांग शियाओबाई चौंक गया। आज रात ड्रैगन वैली गो कबीले के लिए एक भोज आयोजित कर रही है, और आज दोपहर में गो कबीले से जुड़े कुछ मामलों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। कबीला प्रमुख की मंशा थी कि गो कबीले को ठुकरा दिया जाए, चाहे दुश्मनी ही क्यों न मोल लेनी पड़े, लेकिन किसी वजह से घाटी के कुछ पुराने लोगों को दबाया नहीं जा सका। तीसरे बुजुर्ग ने आह भरी, शायद ये हमारे पूर्वज के एकांत साधना से जुड़ा हुआ है और आओ झेंग की वापसी का भी कुछ असर पड़ा है। इतना ही नहीं, गू कबीले ने एक शर्त भी रखी है, आज रात के भोज में तुम्हें जरूर शामिल होना होगा। ये सुनकर जियांग शियाओबाई की आंखें सनकरी हो गईं। उसे इसकी पहले ही उम्मीद थी। आज उसने गू बेई को इतना उकसाया था, ऐसे में वह कैसे चुप बैठ सकता था। इतना ही नहीं, जियांग शियाओबाई को एक अजीब सा संकट का एहसास भी हो रहा था। ये भावना दोपहर से लगातार बढ़ती जा रही थी और तीसरे बुजुर्ग की वापसी के साथ यह अपने चरम पर पहुंच गई। मानो इन सब के बीच कोई बुरी घटना होने वाली हो। एक गहरी सांस लेकर जियांग शियाओबाई ने खुद को शांत किया। आखिरकार ये ड्रैगन वैली के भीतर की बात थी। उसे विश्वास नहीं था कि गो कबीला यहाँ कोई बहुत बड़ा कदम उठा सकेगा। सबसे बड़ा खतरा यही था कि ड्रैगन वैली उसे त्यागने का फैसला कर ले। भले ही हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएं, जियांग शियाओबाई डरा नहीं था। अब उसके हाथ में कई जीवन रक्षक पत्ते थे और उसकी जीवित रहने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। कोई बात नहीं, बस एक बोझ ही तो है। अगर मैं नहीं गया तो गो कबीला सच में समझेगा कि मैं डर गया हूँ। जियांग शियाओबाई हंसते हुए बोला। बगल में खड़े आओ चेंग ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर वह कुत्ता गू बेई सच में तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत करता है तो यंग मास्टर हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तीसरे बुजुर्ग का भाव गंभीर था। उन्होंने दोनों को देखा, कुछ बोले नहीं और अंत में बस एक गहरी आह भर दी। समय तेजी से बीत गया और भोज की तैयारी पूरी हो गई। ये ड्रैगन हॉल में आयोजित किया गया था। जब जियांग शियाओबाई और आओचेंग अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गू बेई आओवान के बगल में बैठा हुआ था, हंसते हुए उससे कुछ बातें कर रहा था। दूसरी ओर आओवान के दूसरे तरफ आओयान बैठा था। उसका चेहरा बर्फ सा ठंडा था। स्पष्ट था कि दोपहर में गो कबीले ने कुछ और भी किया था जिससे आओयान नाराज हो गया था। अध्याय 121। वह ड्रैगन वैली की दिव्य कला चुरा लेता है। जियांग शियाओबाई और आओचेंग को अंदर आते देख बहुत से लोगों की निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। इस बार भोजन की मेज पर बैठे सभी लोग ड्रैगन वैली के भीतर के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आओवान और आओ झेंगबेई के अलावा जियांग शियाओबाई ने कई अनजाने चेहरे भी देखे। अधिकांश बुजुर्ग थे और दो बेहद सुंदर महिलाएं भी मौजूद थीं। ये सभी ड्रैगन वैली के अमर स्तर के पुराने दिग्गज थे। मूलतः वे शक्तिशाली साधक जो आओ युवानवु के ही युग के थे और ड्रैगन वैली के भीतर कुलपति स्तर के व्यक्ति माने जाते थे। सामान्य परिस्थितियों में उनसे मिलना भी लगभग असंभव होता, लेकिन आज सिर्फ एक गू बेई के लिए वे सभी यहाँ एकत्र हुए थे। बेशक आओ झेंग की वंशावली के लोग भी मौजूद थे। इन अनजाने बड़े बड़े लोगों को देखते हुए जियांग शियाओबाई के चेहरे पर भले ही कोई भाव न आया हो, लेकिन उसके दिल में अशुभ पूर्वाभास और भी गहराता चला गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक गू बेई के पास इतनी बड़ी ताकत और प्रभाव होगा कि ड्रैगन वैली के इतने सारे अमर पुराने दिग्गज उससे डरें, वरना ये लोग यहाँ कभी नहीं आते। ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह सब गू बेई की वजह से ही था। कहते हैं कि प्राचीन कबीले ने जिस बड़े शक्तिशाली संगठन से संबंध स्थापित किए थे उसका कारण भी यही था कि उन्होंने गू बेई की साधना प्रतिभा को पहचाना। इसी वजह से उन्हें संपर्क स्थापित करने का अवसर मिला। इससे साफ पता चलता है कि गू बेई कितना असाधारण था। पहले जियांग शियाओबाई को गू बेई के बारे में कोई खास भावना नहीं थी, लेकिन अब जब उसने देखा कि गू बेई के कारण ड्रैगन वैली के इतने सारे अमर दिग्गज सामने आए हैं तो वह भीतर तक हिल गया। साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि पहले बाहर निकलने का उसका फैसला सही था। इस समय ड्रैगन वैली के सभी बड़े लोग जियांग शियाओबाई को देख रहे थे। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हैं।
जियांग शियाओबाई के दिल में ये पूर्वाभास और पक्का हो गया कि आज का दिन शायद उसके जीवन और मृत्यु का निर्णायक क्षण हो सकता है। इधर आओ, दोनों को अंदर आते देख आओ यान ने जियांग शियाओबाई को बुलाया। इसके बाद जियांग शियाओबाई आओ यान के पास बैठ गया और आओ चेंग भी पास ही बैठ गया। बहन, अभी हालात क्या हैं? ये सारे बूढ़े जीवाश्म यहाँ क्यों निकल आए हैं? आओ चेंग ने हैरानी से पूछा। आओ यान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका राख सा पीला चेहरा ही सब कुछ बयान कर रहा था। क्या मैंने ड्रैगन वैली के लिए मुसीबत खड़ी कर दी? जियांग शियाओबाई ने बहुत शांत स्वर में पूछा। बिल्कुल नहीं, आओ यान ने सपाट स्वर में कहा, बाद में लापरवाही मत करना। आओ यान बाहर से भले ही उदासीन लग रही थी, लेकिन जियांग शियाओबाई जानता था कि वह जितनी शांत दिख रही है, स्थिति उतनी ही गंभीर है। ये समझते ही वह भी सतर्क हो गया। इसी समय गु बेई आह्वान से मुस्कुराते हुए अपनी बातचीत समाप्त कर चुका था। फिर उसने जियांग शियाओबाई की ओर देखा, उसकी आंखों में नंगी सी घृणा और उपहास झलक रहा था। जियांग शियाओबाई, अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि दूसरों को घसीटने से बच जाओ। तुम्हें इसे अच्छी तरह संजोना चाहिए, गु बेई ने हल्की हंसी के साथ कहा, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। इस पर जियांग शियाओबाई ने हल्की मुस्कान दी। गु बेई, क्या तुम सच में इतने घटिया हो? हे, मैं फिर कहता हूँ, एक पल की जुबानबाजी के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गु बेई का भाव अब भी शांत था, उसमें जरा सी भी नाराजगी नहीं थी। जियांग शियाओबाई ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जैसे ही वह मुंह खोलने ही वाला था, उसे चारों ओर से कई शत्रुतापूर्ण निगाहें महसूस हुईं, अधिकतर उन अमर पुराने दिग्गजों की ओर से। इतना ही नहीं, आओ झेंग की वंशावली के सभी लोग भी व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। ये सब महसूस कर जियांग शियाओबाई समझ गया कि चूंकि आओ युवानवु अभी एकांत साधना में थे, ड्रैगन वैली पूरी तरह आओ यान की वंशावली के नियंत्रण में नहीं थी। बहुत संभव था कि ये अमर पुराने दिग्गज विभिन्न कारणों से प्राचीन कबीले के साथ समझौता कर लें। खासकर आओ झेंग जियांग शियाओबाई साफ जानता था कि उसकी वंशावली प्राचीन कबीले के साथ मिली हुई है, और समझौते का परिणाम होगा उसका, जियांग शियाओबाई का, पूरी तरह गायब हो जाना। उसे पता था कि अभी बेकार की बहस का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वह हमेशा चुप भी नहीं रहने वाला था। सिस्टम द्वारा दिया गया गु बेई को थप्पड़ मारने का विकल्प अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने सिस्टम के सूचना संकेत को देखा, इस कार्य की समय सीमा अभी भी 1 घंटा बाकी थी। इसका मतलब था कि उसे यह काम इस भोजन के समाप्त होने से पहले पूरा करना होगा। हालांकि सिस्टम ने यह नहीं बताया था कि असफल होने पर क्या होगा, लेकिन जियांग शियाओबाई को पक्का एहसास था कि सज़ा ज़रूर होगी, और वर्तमान में वह सिस्टम की सज़ा सहन करने की स्थिति में नहीं था। हे, अब बोल क्यों नहीं रहे? जियांग शियाओबाई को चुप देख गु बेई का उपहास और गहरा हो गया। तुम सच में यह नहीं सोचते कि ड्रैगन वैली तुम्हारे जैसे कचरे के लिए प्राचीन कबीले को नाराज करेगा, है न? सच कहूं तो तुम्हारी साधना प्रतिभा बहुत अच्छी है, कम से कम जितनी मैंने अब तक देखी है उनमें सबसे ज्यादा। 1 महीने से भी कम समय में इस स्तर तक पहुंचना वाकई चौंकाने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे द्वारा दिया गया अवसर और भी ज्यादा संजोना चाहिए। ये सुनकर आओ चेंग ने ठहाका लगाया। गु बेई, अपने प्राचीन कबीले को इतना बड़ा मत समझो। जब ड्रैगन वैली अपने शिखर पर था, तब तुम्हारा बाप अभी कीचड़ में खेल रहा था। ड्रैगन वैली को धमकाने का सपना देखना भी मत। ओह, सच में? तो फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। गु बेई के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। फिर उसने जियांग शियाओबाई और आओ चेंग को अनदेखा कर दिया और आओ वान के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत करने लगा। ये दृश्य देखकर आओ चेंग बेहद असंतुष्ट हो गया। बहन, आखिर चल क्या रहा है? क्या ये कुत्ते जैसा आदमी इतना बेकाबू हो गया है कि पिता भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? आओ यान ठंडे चेहरे के साथ चुप बैठी रही। आओ चेंग चाहे जितना बोले, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ये स्थिति पहले कभी नहीं हुई थी। इस पल आओ चेंग भी समझ गया कि मामला गड़बड़ है। जियांग शियाओबाई, लगता है मामला बिगड़ने वाला है। आओ चेंग ने धीमे से कहा, लेकिन चिंता मत करो, ड्रैगन वैली जरूर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे मैंने, आओ चेंग ने, स्वीकार किया है। अगर यह बदनाम ड्रैगन वैली एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की भी रक्षा नहीं कर सकता, तो इसे मिट ही जाना चाहिए। आओ चेंग का इस तरह चिंता प्रकट करना ही यह साबित करने के लिए काफ़ी था कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। जियांग शियाओबाई, जल्दी घुटनों के बल बैठकर आत्महत्या करो और माफ़ी मांगो, अभी भी समय है। इसी समय आओ त्यानहेंग ने उपहास भरे स्वर में कहा, युवा मास्टर गु बेई की क्षमता तुम्हारी कल्पना से भी परे है। आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। आओ त्यानहेंग की इस व्यंग्यपूर्ण बात को जियांग शियाओबाई ने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी मुद्रा ने उसे बेचैन कर दिया। लगता था कि उसके पीछे कोई बहुत मजबूत सहारा है न? वह भी इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक आओ त्यानहेंग खड़ा हो गया। कुलपति, मुझे कुछ कहना है। इस समय ड्रैगन हॉल में विशेषज्ञों की सभा चल रही थी। उसके अचानक खड़े होते ही सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं।
क्या आओ झेंग की वंशावली इस मौके पर कोई चाल चलने वाली थी? तुम क्या कहना चाहते हो? आओ वान ने भौहें चढ़ाकर पूछा। आओ त्यानहेंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने उंगली उठाकर जियांग शियाओबाई की ओर इशारा किया। उसने ड्रैगन वैली की गुप्त परम तकनीक चुरा ली है। ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल हंगामे से भर गया। ड्रैगन वैली की परम तकनीक ड्रैगन एलिफेंट हेवनली आर्ट ड्रैगन वैली के अस्तित्व की नींव थी। यह एक दिव्य स्तरीय साधना विधि थी। इसी के कारण ड्रैगन वैली कभी अर्धोत्क्रमित शक्ति हुआ करता था। अगर ऐसी दिव्य कला चोरी हो जाए तो ड्रैगन वैली पूरी तरह तबाह हो जाएगा। तुरंत ही सभी लोगों ने गुस्से से जियांग शियाओबाई की ओर देखा। कई बुजुर्ग तो सहन न कर पाए और खड़े हो गए, कार्रवाई करने को तैयार। घटिया इंसान, जैसा कि उम्मीद थी, जो हमारे कबीले का नहीं, उसकी नीयत हमेशा अलग ही होती है। मुझे तो पहले से शक था। तुम्हारी ताकत इतनी अचानक कैसे बढ़ गई? तो तुम शुरू से ही इसे छुपाए हुए थे, ड्रैगन वैली में घुसकर बस यही करने आए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बुजुर्ग आओ वो की खुशामद कर रहे थे। तुम्हारा असली लक्ष्य तो हमारी ड्रैगन वैली की दिव्य कला था। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? हर कोई जियांग शियाओबाई की ओर उंगली उठाकर गालियां देने लगा। उनमें से अधिकांश लोग आओ झेंग द्वारा पहले ही रिश्वत दिए जा चुके थे। इस समय उनके क्रोधित शोर ने उन लोगों को भी भड़का दिया जो सच्चाई नहीं जानते थे। एक पल में जियांग शियाओबाई जन आक्रोश का निशाना बन गया। अध्याय 122 हजारों नुकीले इशारे। जियांग शियाओबाई ने अपनी आंखें हल्की सी संकरी कर लीं। क्या ये फिर से फंसाने की कोई चाल है? ये तरीका वाकई काफी असरदार है। हालांकि उसके चेहरे के भावों में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। वह पूरी तरह शांत और संयमित बना रहा। जियांग शियाओबाई देखना चाहता था कि आओ त्यानहेंग उसे कैसे फंसाने वाला है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? आओ चेंग ये सुनते ही खड़ा हो गया और गुस्से में डांटते हुए बोला। आओ त्यानहेंग उपहास करते हुए हंसा। युवा स्वामी जब ये कह रहा है तो स्वाभाविक ही है कि मेरे पास सबूत हैं। आदमी को अंदर लाओ। उसके आदेश के साथ ही दो ड्रैगन गार्ड एक घबराए हुए युवक को अंदर लाते दिखाई दिए। कई लोगों ने उसे पहचान लिया। वह वही शिष्य था जो शास्त्र मंडप की रखवाली का जिम्मेदार था। आओ चेंग, क्या तुम सबूत ढूंढ रहे थे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ त्यानहेंग ने उपहास किया। बोलो। उस युवक को जमीन पर दबाकर घुटनों के बल बैठा दिया गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस मामले का इस शिष्य से सच में कोई लेना देना नहीं है। मैंने उस दिन जियांग शियाओबाई को राजकुमारी आओयान का टोकन इस्तेमाल करके शास्त्र मंडप में प्रवेश करते देखा था और वह सबसे ऊपर की मंजिल तक भी गया था। मूल रूप से मैं केवल शास्त्र मंडप की सफाई के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उस दिन जियांग शियाओबाई के जाने के बाद मैंने हमेशा की तरह सफाई की। हालांकि जब मैं ऊपर की मंजिल पर गया तो मैंने पाया कि जहां दिव्य तकनीकें रखी थी वह गुप्त कक्ष खुला हुआ था और उसके भीतर की साधना विधि गायब थी। मैं कसम खाता हूं, उस दिन शास्त्र मंडप में केवल जियांग शियाओबाई ही दाखिल हुआ था। स्वूश! ड्रैगन हॉल के सभी बुजुर्ग एक साथ खड़े हो गए। इस क्षण, चाहे वे किसी भी गुट का समर्थन करते हों, वे सब जियांग शियाओबाई को नरभक्षी नजरों से घूरने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने आओ वान और आओ यान की ओर भी देखा। कुलपति, राजकुमारी, क्या आप इस मामले की कोई व्याख्या नहीं देंगी? आओ झानतियान खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला। एक पल में आओ वान और दूसरों के चेहरे बदल गए। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम यह इशारा कर रहे हो कि मेरी बहन ने किसी बाहरी व्यक्ति से मिलकर ड्रैगन वैली की दिव्य तकनीकें चुरा लीं? आओ चेंग ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए दहाड़ा। आओ त्यानहेंग ने कंधे उचकाए। कौन जाने, आखिरकार गुप्त कक्ष में प्रवेश करने वाले टोकन गिने चुने ही हैं, और संयोग से उसी दिन जियांग शियाओबाई ने आओयान का टोकन इस्तेमाल करके शास्त्र मंडप में प्रवेश किया था। दुनिया में इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं, है ना? ये सुनते ही जियांग शियाओबाई हंस पड़ा। तो आगे क्या तुम इसे साबित करने के लिए मेरे शरीर की तलाशी लोगे? आओ त्यानहेंग ने ठंडे स्वर में कहा, वरना मैं तुम्हें कैसे मारूं, जियांग शियाओबाई। इसी समय आओयान अचानक खड़ी हो गई। आओ त्यानहेंग, जियांग शियाओबाई द्वारा ड्रैगन वैली की दिव्य तकनीकें चुराने की बात बिल्कुल असंभव है। राजकुमारी, आप इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हैं? क्या मैंने सच पर उंगली रख दी? क्या आपने किसी बाहरी से मिलकर दिव्य तकनीकें चुराईं? आओ त्यानहेंग हंसते हुए बोला। आओयान का चेहरा गहरा हो गया और उसकी आभा अस्त व्यस्त हो गई। वह बोलने ही वाली थी कि जियांग शियाओबाई ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, जब तुमने मुझे फंसाने की पूरी योजना बना ही ली है तो मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हारे गुट के तरीके कितने भद्दे हो सकते हैं। आओ त्यानहेंग ने ठहाका लगाया, फिर एक ड्रैगन गार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम जाकर उसकी तलाशी लो, उसके भंडारण वलय समेत। अगर वह जरा सा भी विरोध करे तो वहीं मार डालो। ड्रैगन गार्ड ने सिर हिलाया और सीधे जियांग शियाओबाई की ओर बढ़ गया। जियांग शियाओबाई ने कोई विरोध नहीं किया और ड्रैगन गार्ड को अपनी तलाशी लेने दी।
ड्रैगन गार्ड आगे बढ़ा, उसके शरीर की तलाशी लेने लगा, फिर उसके भंडारण वलय को उठाकर देखने लगा। मिल गया। ड्रैगन गार्ड अचानक चिल्लाया, उसके हाथ में एक जेड स्लिप थी। हर कोई जानता था कि वह जेड स्लिप क्या थी। वह ड्रैगन एलिफेंट हेवनली आर्ट वाली जेड स्लिप थी। अच्छा जियांग शियाओबाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने घिनौने निकले। अब जब हमारे पास व्यक्ति और वस्तु दोनों का सबूत है तो तुम कैसे सफाई दोगे? उसकी सफाई सुनने की जरूरत ही क्या है? ऐसे खलनायक को सीधे मार डालो। घूस खाए हुए बुजुर्ग तुरंत खड़े हो गए, जियांग शियाओबाई की ओर उंगली उठाकर बार बार दहाड़ने लगे। उनमें से दो तो कार्रवाई करने भी लगे, लेकिन आओ झेनबेई ने सीधे उन्हें रोक दिया। आओ झेनबेई, तुम्हारा क्या मतलब है? एक महिला बुजुर्ग ने आओ झेनबेई की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। ये तो मुझे कहना चाहिए, आओ झेनबेई ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे? महिला बुजुर्ग ने ठंडी नज़र से कहा। आओ झेनबेई, क्या तुम कोई सफाई नहीं दोगे? पहले आओ यान की गोकुल के साथ सगाई थी, हमने उसकी शरारतें सहन की, लेकिन अब ये जियांग शियाओबाई वास्तव में दिव्य तकनीकें चुरा रहा है। क्या तुम कहने की हिम्मत करोगे कि इसके पीछे तुम नहीं थे? मुझे लगता है कि आओयान की शरारतें सहन करना झूठ है, असली बात यह है कि तुम ड्रैगन वैली की नींव खोखली करना चाहते हो। यह आरोप काफी गंभीर था। इससे मामला सीधे बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। अगर इस समस्या को सुलझाया या समझाया नहीं जा सका तो आओ वान का कुलपति बने रहना असंभव हो जाएगा। एक पल के लिए आओ झेनबेई और अन्य लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। दिव्य तकनीक जियांग शियाओबाई के पास कैसे पहुंची, यह अब महत्वपूर्ण नहीं था। सबसे जरूरी बात यह थी कि इस मुसीबत से कैसे निपटा जाए। उनके पास ही गुबेई और गोकुल के अन्य सदस्य अपनी अपनी जगह बैठे तमाशा देख रहे थे, बीच में पड़ने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि गुबेई ने जियांग शियाओबाई की ओर तिरस्कार से देखा। तो तुम्हारी क्या सफाई है? आओ त्यानहेंग ने जियांग शियाओबाई की ओर देखते हुए उपहास किया। सफाई? जियांग शियाओबाई हंसा। आओ त्यानहेंग, तुम्हारे पास और कौन से हथकंडे हैं? सब इस्तेमाल कर लो, ये स्वामी सब झेल लेगा। मौत सामने खड़ी है फिर भी इतनी अकड़। आओ झानतियान ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आओ यान का यूलिंग पैलेस की शिष्या बन जाना तुम्हें बचा लेगा? ये ड्रैगन वैली का आंतरिक मामला है, बाहरी लोग इसमें कैसे दखल दे सकते हैं? यही उनका उद्देश्य था। चूंकि अमर पूज्य वुहाई हस्तक्षेप करना चाहते थे, वे आओ यान के विवाह के मामले को निशाना नहीं बनाएंगे। वे पहले जियांग शियाओबाई को मारेंगे और आओ झेनबेई के गुट को गिराएंगे। ये ड्रैगन वैली का निजी मामला था, चाहे तुम कोई भी हो, तुम्हारे पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। इसी समय आओ झेंग भी खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीर था, वह लगातार सिर हिलाते हुए बोला। आओ वान, तब हमने तुम्हारे गुट को ड्रैगन वैली का शासक बनने दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे काम करोगे। मुझे नहीं लगता कि तुम ड्रैगन वैली के कुलपति बने रहने योग्य हो। कबीला मंदिर, तुम्हारा क्या विचार है? ड्रैगन वैली के भीतर कई महान बुजुर्ग भी खड़े हो गए और ठंडी नज़रों से आओ वान को देखने लगे। आओ वान, तुम्हें अब कुलपति बने रहने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, तुम्हें हमारे कबीला मंदिर की जांच भी स्वीकार करनी होगी। अगर यह साबित हो गया कि तुमने सच में बाहरी लोगों से मिलकर ड्रैगन वैली को नुकसान पहुंचाया है, तो तुम्हारी साधना नष्ट कर दी जाएगी और तुम्हें ड्रैगन वैली से निकाल दिया जाएगा। एक महान बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। अत्याचार? आओयान ने तुरंत डांटा। क्या तुम लोग नहीं देख सकते कि आओ त्यानहेंग उसे फंसा रहा है? मान लो जियांग शियाओबाई के पास मेरा टोकन था भी, तो उसे गुप्त कक्ष का स्थान कैसे पता चलता? उसे खोलने के लिए हमारे ड्रैगन कुल का रक्तवंश चाहिए। और अगर उसने सच में दिव्य तकनीक ले ली होती तो वह भाग क्यों नहीं जाता, यहाँ बैठकर तुम्हारे वार का इंतजार क्यों करता? ये बातें वाकई कुछ हद तक तर्कसंगत थीं, लेकिन समस्या ये थी कि हर किसी ने अपनी आंखों से जियांग शियाओबाई के पास से निकली दिव्य तकनीक की जेड स्लिप देखी थी। वह सीधा सबूत था। अब कौन तुम्हारी सफाई सुनेगा? ये सब तुम्हारे आपसी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं तो और क्या है? आओ त्यानहेंग ने उपहास किया। इसलिए तुम्हें कबीला मंदिर की जांच स्वीकार करनी होगी। आओ त्यानहेंग ने आओयान की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा, फिर जियांग शियाओबाई की ओर मुड़कर मजाक उड़ाते हुए बोला। जियांग शियाओबाई, युवा स्वामी ने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग लो। तुमने मौत की जिद क्यों पकड़ रखी? माफी? मैंने कौन सा अपराध किया है? जियांग शियाओबाई लगातार ठहाके लगाते हुए बोला। यहाँ खुद को धर्म का ठेकेदार मत समझो। अगर किसी को दोषी ठहराना हो तो आरोप गढ़ना हमेशा संभव होता है। तो तुम्हारा लक्ष्य कुलपति बनना और मुझे मार डालना है। अध्याय 123। आओ कांगतियान का प्रकट होना। हमारे उद्देश्य से तुम्हारा क्या मतलब है? आओ त्यानहेंग का चेहरा अंधकार में हो गया। तुमने ड्रैगन वैली की दिव्य कला चुरा ली है। सबने सबूत देखे हैं, फिर भी बहस करने की हिम्मत करते हो। ड्रैगन गार्ड, तुम लोग कहाँ हो? इस बच्चे ने ड्रैगन वैली की दिव्य कला चुरा ली है और सबूत पूरी तरह पुख्ता हैं। तुम लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे?
तुरंत ही कई ड्रैगन गार्ड बाहर से अंदर दौड़ पड़े और सीधे जियांग शियाओबाई की ओर बढ़े। जब सभी को लगा कि अब यह मामला खत्म हो गया है, तभी जियांग शियाओबाई अचानक ठहाका मारकर हंसा। हा, तुम्हारी अदाकारी बहुत घटिया है। इतने कच्चे तरीकों से क्या तुम सच में मुझे निपटा सकते हो? जियांग शियाओबाई का ये घमंडी रवैया देखकर ड्रैगन वैली के कई शक्तिशाली लोग असंतुष्ट हो गए और कुछ तो सीधे कार्रवाई करना चाहते थे। उसी क्षण जियांग शियाओबाई अचानक चिल्लाया, रुको, क्या हुआ? अब आखिरकार डर गए? आओ तियानहेंग ने व्यंग्य किया। बिल्कुल नहीं, जियांग शियाओबाई का भाव शांत था। चूंकि तुम आओ यान की शाखा से निपटना चाहते हो और मुझे फंसाना चाहते हो, तो यह मालिक तुम्हारे साथ खेल खेलेगा। सिर्फ तुम। आओ झांतियान ने उपहास किया। क्या तुम्हें लगता है कि आओ वान इस घटना के बाद भी कुलपति बनी रह पाएगी? क्या आओ यान अब भी तुम्हें बचा सकेगी? कहते हुए आओ झांतियान ने फिर आओ यान की ओर देखा। उसके चेहरे पर खिल्ली उड़ाने वाला भाव था। अब तुम सब अपराधी हो और यह जियांग शियाओबाई तो बच ही नहीं पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आओ यान की आभा फट पड़ी, मानो पागल हवा ड्रैगन हॉल में दौड़ गई हो। सभी ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं क्या नहीं कर सकता? आओ झांतियान की आभा भी काफी शक्तिशाली थी, उसने सीधे उसका सामना किया। जियांग शियाओबाई ने ड्रैगन वैली की दिव्य कला चुराई है। ये कौन सा अपराध है? क्या तुम ड्रैगन वैली की राजकुमारी होकर नहीं जानती? अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यह मृत्युदंड का अपराध है। ड्रैगन गार्ड, कहाँ हो? इसे पकड़ो और ड्रैगन हॉल के बाहर ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म पर ले जाकर मार डालो। उसके शब्द खत्म होते ही ड्रैगन गार्ड जियांग शियाओबाई को पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन आओ यान ने इसकी अनुमति नहीं दी। वह एक कदम आगे बढ़ी, अपनी आभा छोड़ते हुए, और सभी ड्रैगन गार्डों को पीछे धकेल दिया। आओ यान, तुम्हारी इतनी हिम्मत? पहले वाली महिला बुजुर्ग ने गुस्से से डांटा। ड्रैगन गार्ड पर हमला करना, क्या तुम्हें ड्रैगन वैली के नियमों का कोई सम्मान नहीं है? बकवास नियम। आओ चेंग ने उसकी नाक की ओर इशारा करके गाली दी। कमजोरों को सताने में तो तुम बड़े माहिर हो, है ना? प्राचीन कबीले के कुत्ते अब भी देख रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बस बहुत हुआ। इसी समय जियांग शियाओबाई ने अचानक कहा, जल्दबाजी मत करो। उसने आओ यान की ओर देखा, फिर आओ झांतियान की ओर मुड़कर बोला, आओ बताओ, तुम्हारी अगली चाल क्या है? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? आओ झांतियान ने उपहास किया, तुम जैसे गंजे बूढ़े कुत्ते मुझे मार नहीं सकते। जियांग शियाओबाई का भाव शांत था। अगला कदम क्या है? क्या तुम आओ यान को प्राचीन कबीले के गू बेई से शादी करने के लिए मजबूर करोगे? ये सुनकर आओ झांतियान थोड़ा चौंक गया। गू बेई ने भी सिर उठाकर जियांग शियाओबाई की ओर देखा, उसकी आंखों में हल्की सी दिलचस्पी थी। बुरा नहीं, लगता है तुम भी काफी बुद्धिमान हो। गू बेई हंसते हुए बोला, अगर आओ यान मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए तो मेरा प्राचीन कबीला और ड्रैगन वैली एक ही परिवार माने जा सकते हैं। तब परिवार के नाते दो शब्द कहना मुश्किल नहीं होगा। तुम्हारी जान बख्श देना तो बस कुछ शब्दों की बात है। चूंकि तुम चतुर हो, कभी कभी अपनी चतुराई को अपने खिलाफ मत जाने देना। जियांग शियाओबाई हल्के से हंसा और सिर हिलाया। लगता है तुम्हारे तरीके बस इतने ही हैं। भले ही सरल और कच्चे हों, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा, ये काफी प्रभावी हैं। आखिरकार अगर आज जियांग शियाओबाई के पास कोई बैकअप न होता तो आओ यान और बाकी लोगों के लिए स्थिति बेहद कठिन हो जाती, जब तक कि वे उसे जबरदस्ती ड्रैगन वैली से बाहर न निकाल दें। लेकिन ऐसा करने पर भी ड्रैगन वैली में उनकी स्थिति बुरी तरह गिर जाती और फिर आओ जेंग व अन्य लोग उन्हें कुचल देते। नतीजे क्या होते, ये सोचना मुश्किल नहीं था। लेकिन अब तक दूसरी तरफ वाले यह मान चुके थे कि उन्होंने उसे पूरी तरह घेर लिया है। जियांग शियाओबाई भी इस तमाशे को काफी देख चुका था और अब और शब्द बर्बाद करने का मन नहीं था। मैंने कहा था, आज तुम मुझे मार नहीं सकते, जियांग शियाओबाई ने ठंडे स्वर में कहा। तुरंत ही आओ झांतियान का चेहरा बदल गया, उसे कुछ गलत होने का आभास हुआ। उसी क्षण थोड़ी दूरी पर एक विशाल प्रकाश स्तंभ फूट पड़ा, जो ड्रैगन हॉल के मुख्य द्वार से साफ दिखाई दे रहा था। प्रकाश स्तंभ के केंद्र से दिल दहला देने वाली आभा निकल रही थी। एक विशाल तरंग पूरे ड्रैगन वैली में फैल गई, जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। जो लोग उस रात ड्रैगन हॉल में नहीं थे, वे सभी उसी दिशा में देखने लगे। लाल टाइलों वाले छोटे से आंगन में बिखरे बालों वाला बूढ़ा अचानक आंखें खोल बैठा। उसकी आंखों की धुंधलाहट में अब स्पष्टता की झलक थी। शास्त्र पवेलियन के पीछे वाले छोटे आंगन में झुका हुआ बूढ़ा सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखें सिमट गईं। इस भयानक हलचल ने हजारों लोगों का ध्यान खींच लिया। प्रकाश स्तंभ ज्यादा देर तक नहीं रहा, लगभग पल भर में प्रकट होकर गायब हो गया। फिर सभी ने महसूस किया कि एक पागल हवा ड्रैगन हॉल से गुजर गई। अगले ही पल एक दुबला पतला व्यक्ति सबके सामने प्रकट हुआ। जैसे ही लोगों ने इस व्यक्ति को देखा, ड्रैगन वैली के सभी लोग, यहाँ तक कि प्राचीन कबीले के लोग भी सदमे में आंखें फाड़ कर रह गए। आओ कांगतियान, तुम तो मरे नहीं, गू बेई के पास खड़े एक बूढ़े ने चौंक कर कहा।
ड्रैगन वैली के लोग तो सबसे ज्यादा स्तब्ध थे, क्योंकि सभी जानते थे कि आओ कांगतियान को ड्रैगन लॉकिंग चेन से जकड़ा गया था। फिर वह कैसे मुक्त हो गया? इतना ही नहीं, इस समय आओ कांगतियान की आभा बेहद शक्तिशाली थी। वह अप्रत्याशित रूप से कॉम्बिनेशन लेट स्टेज के शिखर पर था। पहले की तुलना में वह कहीं ज्यादा मजबूत लग रहा था। बूढ़े कुत्ते, छी, तुम मरे नहीं हो तो ये बूढ़ा कैसे मर सकता है? आओ कांगतियान ने ठहाका लगाकर कहा। फिर उसने प्राचीन कबीले के लोगों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और अपनी दृष्टि जियांग शियाओबाई और आओ झेंग की शाखा पर केंद्रित कर दी। यहाँ क्या हो रहा है? आओ झेंग, क्या तुम फिर वही पुरानी चाल चलने वाले हो? आओ कांगतियान ने बिना किसी डर के आओ झेंग का सामना किया। उसके चेहरे पर उपहास भरा था। आओ झेंग पूरी तरह सन्न रह गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उस समय आओ कांगतियान के साथ क्या हुआ था, लेकिन अब सामने खड़े इस व्यक्ति को देखकर उसके दिल में वास्तव में थोड़ी सी घबराहट पैदा हो गई। तुम ड्रैगन वैली के अभिशाप, जेल से भागने की हिम्मत कैसे की? होश में आने के बाद आओ झेंग ने तुरंत आओ कांगतियान की ओर उंगली उठाकर गुस्से से चिल्लाया। मुझे जेल में कैसे डाला गया था ये सबसे बेहतर तुम ही जानते हो, आओ कांगतियान ने ठंडे स्वर में कहा। आओ झेंग, तुम सच में बेशर्म हो। उस प्राचीन कबीले ने तुम्हें कितने फायदे दिए कि तुम अपने ही गुरु को धोखा देकर सम्मान पाने चले। बदतमीजी। आओ झेंग का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से से बोला, जो प्राचीन कबीले से मिलकर ड्रैगन वैली से गद्दारी कर रहा था वह तो तुम ही थे, गद्दार। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का आत्महत्या कर चुका होता। लेकिन फिर भी तुम तो ड्रैगन वैली तक से गद्दारी कर सकते हो, तो फिर ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकते? किसने कहा कि वह ड्रैगन वैली का गद्दार है? इसी समय जियांग शियाओबाई ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। तुरंत ही सबका ध्यान उसी की ओर चला गया। आओ झांतियान ने तुरंत समझ लिया कि यह सब जियांग शियाओबाई की ही साजिश है। तुम ड्रैगन वैली की दिव्य कला चुराने वाले चोर, चुप रहो। आओ झांतियान ने गुस्से से दहाड़ लगाए। ओह, अब गुस्सा आ रहा है, जियांग शियाओबाई ने व्यंग्य किया। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं आगे बोलूं? कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और बोलेगा। उसकी आवाज गिरते ही सफेद बालों और युवा चेहरे वाला एक व्यक्ति ड्रैगन हॉल के द्वार पर प्रकट हुआ। जैसे ही यह व्यक्ति दिखाई दिया, आओ झेंग और अन्य लोगों का दिमाग फट गया। ये कैसे संभव है? अध्याय 124। सभी योजनाएं विफल हो गईं। जैसे ही यह व्यक्ति प्रकट हुआ, दो और आकृतियां उड़ती हुई आ पहुंचीं। वे थे तृतीय बुजुर्ग और बुजुर्ग आओ। उन्होंने उस श्वेतकेश युवा चेहरे वाले व्यक्ति को पहली नज़र में पहचान लिया, फिर ड्रैगन हॉल के भीतर देखा, जहां भीड़ के बीच एक लंबी दुबली आकृति खड़ी थी। हॉल के बाहर खड़े तीनों के भाव अलग अलग थे, लेकिन उनकी आंखों में भावनाएं बेहद जटिल थीं। वे सभी आओ कांगतियान की ओर देख रहे थे और हर एक के मन में अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थीं। जब आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ, अंततः आओ कांगतियान ने कहा। हॉल के बाहर खड़ा वह श्वेतकेश युवा चेहरे वाला बुजुर्ग एक पल के लिए ठिठक गया। उसके चेहरे पर कड़वाहट और अपराध बोध से भरी मुस्कान उभर आई। फिर जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो, वह बड़े कदमों से भीतर चला आया। इस व्यक्ति को देखकर प्राचीन कबीले के लोगों के चेहरे भी बदरंग हो गए। वेई झेंग, काफी समय हो गया, आओ कांगतियान ने सामने खड़े बुजुर्ग की ओर शांत भाव से देखते हुए कहा। वेई झेंग का शरीर जोर से कांप उठा। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर आओ, बहुत समय हो गया। आप? मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। आओ कांगतियान भी मुस्कुराए। उसके पास खड़े जियांग शियाओबाई को यह दृश्य देखकर थोड़ा कड़वा सा महसूस हुआ। उसने उन्हें टोकने की जल्दी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि आज वेई झेंग की मौजूदगी में यह मामला निश्चित रूप से अपने अंत तक पहुंचेगा। आओ कांगतियान, ये व्यक्ति कौन है? आओ झानतियान ने झुंझलाते हुए डांटा। ड्रैगन वैली का नहीं है और बिना अनुमति ड्रैगन वैली में घुस आया है, इसे मार दिया जाना चाहिए। ड्रैगन गार्ड्स कहाँ हैं? क्लिक क्लिक क्लिक। ड्रैगन गार्ड्स आगे बढ़ने ही वाले थे कि आओ कांगतियान की तीखी नज़र ने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वेई झेंग ने भी आओ झानतियान की ओर घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में क्रूरता भरी थी। तू कुत्ता है, तूने तब मेरी पत्नी और बेटी को मार डाला, मुझे यंग मास्टर आओ को फंसाने के लिए मजबूर किया। मैंने अपमान सहा, बस इसी दिन का इंतजार करता रहा। ये शब्द सुनते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। उस साल की घटनाएं, क्या वे झूठे आरोप थे? असभ्यता, ये कैसी बकवास कर रहा है? तू कौन होता है ड्रैगन हॉल में ऐसी बातें कहने वाला? ड्रैगन गार्ड्स, जल्दी इसे मारो। आओ झानतियान घबरा गया और बेचैनी से चिल्लाया। लेकिन जियांग शियाओबाई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, गंजे बूढ़े कुत्ते, इतनी घबराहट क्यों? कहीं वह सही तो नहीं कह रहा? तू? आओ झानतियान एक पल के लिए निरुत्तर हो गया। साथ ही ये देखकर कि आसपास के ड्रैगन गार्ड्स आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उसका दिमाग गर्म हो गया और उसने सीधे हमला कर दिया। वह वेई झेंग को और बोलने नहीं दे सकता था। अगर उसने बोलना जारी रखा तो उनकी सारी भव्य योजनाएं बर्बाद हो जातीं।
और जैसे ही आओ झानतियान ने वार किया, आओ झेंग और वह अंकल ची दोनों की आंखों में भी खतरनाक चमक आ गई। मूर्ख, आओ झेंग ने धीमे से गाली दी। उसी समय आओ झानतियान वेई झेंग तक पहुंच चुका था और वार करने ही वाला था कि आओ कांगतियान ने एक थप्पड़ में उसे उड़ा दिया। धड़ाम, आओ झानतियान की देह पतंग की तरह उछलकर ड्रैगन हॉल की जमीन पर जा गिरी। अब भी आओ झानतियान, तू मानने की हिम्मत नहीं कर रहा। आओ कांगतियान की आंखें लाल थीं। उस समय प्राचीन कबीले से मिलकर इस बूढ़े को फंसाया था, क्या सचमुच तू ये सब भूल गया? बकवास, मैं ड्रैगन वैली का सुप्रीम एल्डर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आओ झानतियान घबरा कर चिल्लाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। कुछ पल के लिए आओ झेंग और बाकी लोग लगातार सिर हिलाते रहे। वे चाहते थे कि सीधे वार करके आओ झानतियान को मार दें, लेकिन वे ऐसा कर नहीं सकते थे। अगर आओ झानतियान मर गया तो वेई झेंग की हर बात सच साबित हो जाती। फिर वे उसे झुठला कैसे पाते? तब आओ कांगतियान पर लगे आरोप धुल जाते और उनकी 100 साल की योजना पूरी तरह नष्ट हो जाती। आओ झानतियान, तू मानना नहीं चाहता। वेई झेंग का चेहरा विकृत हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत हैं। उसकी आवाज़ गिरते ही वेई झेंग के हाथ में एक क्रिस्टल मोती प्रकट हुआ। रिकॉर्डिंग स्टोन। ये वस्तु एक कैमरे की तरह थी जो अंदर लगे सूक्ष्म ऐरे के माध्यम से दृश्य और ध्वनि रिकॉर्ड कर सकती थी। तुरंत ही रिकॉर्डिंग स्टोन सक्रिय हुआ और सबके सामने एक प्रकाश पटल उभर आया। उसमें वही दृश्य था जब आओ झानतियान ने वेई झेंग की पत्नी और बेटी को पकड़कर उसे धमकाया था। आवाज़ और दृश्य सब कुछ मौजूद था। अकाट्य सबूत, असभ्यता। इस समय आओ झेंग ने जोर से मेज पर हथेली मारी। उसने दुख और पछतावे से भरे चेहरे के साथ कहा, तू विद्रोही पुत्र, तू ऐसा काम करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। हालांकि मैं ड्रैगन वैली के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करता हूं, लेकिन हर काम नियमों के अनुसार होना चाहिए। तेरे कृत्य ने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू दुष्ट, मरने के काबिल है। ये कहते हुए आओ झेंग हमला करने ही वाला था। आओ कांगतियान ने ठंडी हंसी हंसी, हाथ उठाया और लहराया, और एक प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति फूट पड़ी जिसने आओ झेंग के हमले को रोक दिया। आओ झेंग, इतनी जल्दी मत करो। हो सकता है ये सब तुम्हारे ही इशारे पर हुआ हो, आओ कांगतियान ने बार बार व्यंग्य किया। बकवास, मैं भले ही ड्रैगन वैली के इस पद के लिए संघर्ष करता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आओ झेंग घबराकर चिल्लाया, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। ओह, तो फिर जब मुझे फंसाया गया, वह सब सिर्फ उसी का काम था। तो आज जियांग शियाओबाई पर दिव्य तकनीकें चुराने का आरोप लगवाना भी क्या सिर्फ उसी का काम था? आओ कांगतियान ने उपहास किया, एल्डर आओ वो, जब आप यहाँ हैं तो क्या आप इस मामले को संभालने नहीं वाले? इस समय सभी अभी भी पिछले सदमे में डूबे हुए थे। वे उससे उबर नहीं पा रहे थे। आओ कांगतियान सच में निर्दोष था, और उनकी ड्रैगन वैली ने कुछ भद्दे षड्यंत्रों के कारण इस राक्षसी प्रतिभा को पूरे 100 साल तक कैद में रखा। एक पल के लिए कोई भी आओ कांगतियान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। एल्डर आओ वो, जियांग शियाओबाई ने टोका। आओ वो तब जाकर होश में आया। उसने जियांग शियाओबाई को घूर कर देखा। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि यह सब जियांग शियाओबाई की ही चाल थी। वह चकित भी था और क्रोधित भी, लेकिन उससे ज्यादा प्रसन्न था। तू सच सच बता। आओ वू ने फिर उस ड्रैगन वैली के शिष्य की ओर देखा जिसने जियांग शियाओबाई पर आरोप लगाया था। वह शिष्य पूरी तरह स्तब्ध था। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। खासकर जब एल्डर आओ वू ने उससे सवाल किया तो उसका दिल बुरी तरह कांप उठा। वह वहीं पेशाब न कर बैठा। यही किसी चमत्कार से कम नहीं था। हाँ, सच बता, असल में हुआ क्या था? आओ झेंग ने बेचैनी से चिल्लाया। अनेक शक्तिशाली व्यक्तियों के भारी दबाव में वह शिष्य अब और सह नहीं सका और उसने सब कुछ उगल दिया। ये सब भी आओ झानतियान की ही साजिश थी। इस प्रकार सच्चाई उजागर हो गई। एक पल में भीड़ में मौजूद कई ड्रैगन वैली बुजुर्गों के चेहरे राख जैसे हो गए। क्या वे इस बार भी असफल हो गए थे? गहराई से सोचने पर उन्हें ठंडा पसीना आ गया। जियांग शियाओबाई जैसा एक साधारण व्यक्ति आखिर इतने शक्तिशाली समर्थकों से कैसे घिर गया? यहाँ तक कि एल्डर आओ वू ने भी उसे अपना शिष्य बना लिया था। अब वे ड्रैगन वैली के भीतर उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। उन्होंने उसे मारने का सबसे अच्छा मौका भी खो दिया था। आओ झानतियान भी जियांग शियाओबाई को घूर रहा था। उसके दिल में अथाह घृणा भरी थी। उसे इस बात से नफरत थी कि उसने उस समय जियांग शियाओबाई, एक साधारण व्यक्ति, को सीधे मार क्यों नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि 2 महीने से भी कम समय में दूसरा पक्ष इस स्तर तक पहुंच गया। लेकिन अब वह कुछ भी कहे कोई मायने नहीं रखता था। सभी योजनाएं बुलबुलों की तरह फूट चुकी थीं, पूरी तरह बिखर गई थीं। आओ झानतियान, अब और क्या कहना है? आओ कांगतियान ने ठंडी हुंकार भरी और उसकी ओर झपटा। फिर उसने अचानक पैर उठाकर जोर से नीचे पटका। कड़क हड्डियों के टूटने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
आओ झानतियान भी कमज़ोर नहीं था। दोनों जांघों की हड्डियां बेरहमी से कुचल दिए जाने के बावजूद उसने दांत भींचे रखे और एक भी आवाज़ नहीं निकाली। आओ कांगतियान, इस बार मैं हार गया। जो चाहे कर, मार दे या टुकड़े टुकड़े कर दे। अध्याय 125, स्थिति नियंत्रण से बाहर। तुम्हें मार देना तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ देने जैसा होगा। आओ कांगतियान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, इस बूढ़े के पास तुम्हें अंतहीन पीड़ा देने के बहुत से तरीके हैं। ये सुनते ही आओ झानतियान का चेहरा तुरंत राख जैसा पीला पड़ गया। 100 साल पहले जब आओ कांगतियान ने अपना नाम बनाया था तो ये केवल उसकी प्रतिभा और घमंडी स्वभाव के कारण नहीं था। इसका एक बड़ा कारण ये भी था कि आओ कांगतियान कई बार बेहद अमानवीय हो जाता था। वह लोगों को यातना देने के अनेक तरीकों में भी माहिर था। उस समय उसका सबसे पसंदीदा काम दुश्मनों को पकड़ना होता था, उन्हें मारना नहीं बल्कि पूरे 49 दिनों तक यातना देना। इस तरह के कृत्यों ने अनेक शक्तियों के प्रतिभाशाली लोगों के दिलों में भय और दहशत भर दी थी। इस समय ड्रैगन हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। ड्रैगन वैली के लोगों के दिलों में गहरा आघात और पछतावा था। जहां तक गो कबीले के लोगों की बात थी, खासकर गोबेई, उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने गंदगी खा ली हो। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इस बार वे जियांग गोंगजी को पूरी तरह कुचल देंगे और आओयान को जीत लेंगे। लेकिन अब ऐसा अप्रत्याशित पलटाव हो गया था। आओ कांगतियान तक सामने आ गया। यह आदमी तो पूरी तरह का चरा है, वह इतने ढीले सिरे तक ठीक से नहीं संभाल सका। गुबेई ने मन ही मन ठंडे स्वर में फुफकारा। उसका चेहरा हरे रंग से भर गया था। उसे गहरी अनुभूति हो रही थी कि वह एक बेकार साथी की वजह से बुरी तरह फंस गया है। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो ये बूढ़ा अब गद्दार नहीं रहा, सही कहा न? आओ कांगतियान ने अपने सामने खड़े ड्रैगन वैली के सभी लोगों की ओर ठंडेपन से देखते हुए कहा। मौजूद किसी भी व्यक्ति में उसकी दृष्टि से नज़र मिलाने का साहस नहीं था। ये देखकर आओ कांगतियान अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी कुछ उजड़ी हुई थी और उसकी आंखों के कोनों से धीरे धीरे साफ आंसू बहने लगे। स्वर्ग ही जानता है कि इन वर्षों में उसने कितना सहा था। अब जबकि उसका बदला पूरा हो चुका था, उसके दिल में जरा भी खुशी नहीं थी। आखिरकार ये सब उसके अपने ही लोग थे। यंग मास्टर आओ, वेई झेंग ने आपको निराश नहीं किया। इसी समय वेई झेंग भी हंसने लगा। उसकी आंखों से बूढ़ेपन के आंसू बह रहे थे। आप पर इतने वर्षों से अन्याय हुआ, यह मेरी वजह से था। नहीं, वेई झेंग ने जल्दी से हाथ हिलाया, रोते और हंसते हुए कहा, यंग मास्टर आओ, गलती मेरी थी, सब कुछ मेरी ही गलती थी। अब जब मैं यंग मास्टर आओ को अपनी पुरानी प्रतिष्ठा बहाल करते हुए देख सकता हूं, तो मैं संतोष के साथ मर सकता हूं। जियांग गोंगजी, आपने मुझसे वादा किया था। ये कहने के बाद वेई झेंग उसी भावभंगिमा के साथ पीछे की ओर गिर पड़ा। यहां आने से पहले ही उसने एक जहरीली गोली खा ली थी। उसका कभी भी जीवित लौटने का इरादा नहीं था। आओ कांगतियान की निर्दोषता को अपनी आंखों से देखना ही उसका आखिरी जीनियान आसक्ति था। वेई झेंग, आओ कांगतियान दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन वह व्यक्ति पहले ही जीवन के सभी लक्षण खो चुका था। जो मरने का निश्चय कर चुका हो उसे कोई नहीं बचा सकता। एक पल के लिए आओ कांगतियान वेई झेंग के शव को थामे खड़ा रहा। उसकी मुठ्ठियां कस गईं और उसके माथे की नसें उभर आईं। गू कबीले के हरामजादों, आओ कांगतियान ने क्रोध में गरजते हुए कहा। वह खड़ा हुआ और गू कबीले के लोगों की ओर देखा और उनके चेहरे तुरंत सख्त हो गए। तुम क्या करना चाहते हो आओ कांगतियान? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आज का गू कबीला पहले जैसा नहीं रहा। बूढ़े की ने घबराकर डांटा। उसे डर था कि आओ कांगतियान इस समय पागल होकर सबको मार न डाले। तब शिकायत करने की भी कोई जगह नहीं बचेगी। कांगतियान, इसी समय तीसरे बुजुर्ग ने भी जल्दी से पुकारा, बेवकूफ़ी मत करो। गू कबीला और ड्रैगन वैली आपस में युद्ध नहीं कर सकते। आओ कांगतियान ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी छाती की गंदली हवा बाहर निकाली। वह मूर्ख नहीं था, वह स्वाभाविक रूप से समझता था कि इस समय गू कबीले के लोगों को मारने के क्या परिणाम होंगे। हालांकि यूलिंग पैलेस शक्तिशाली था, लेकिन वे सीधे ड्रैगन वैली की मदद नहीं कर सकते थे। आखिरकार आओयान यूलिंग पैलेस के पैलेस मास्टर की शिष्या नहीं थी। इस समय ड्रैगन वैली को अभी कई वर्षों तक पुनः सशक्त होने की आवश्यकता थी। अतः आओ कांगतियान ने अपनी हत्या की इच्छा को दबाया और ठंडे स्वर में कहा, गू कबीले के लोग, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। इस बूढ़े को फिर से दिखाई मत देना, वरना ये बूढ़ा तुम्हारे गू कबीले से जान की बाजी लगाकर लड़ने से भी नहीं हिचकेगा। इस तरह की गरिमा ने ड्रैगन वैली की दबंग आभा को पूरी तरह दिखा दिया। एक क्षण के लिए यहाँ तक कि चालाक गोबेई का चेहरा भी लाल हो गया। अपमान, ये सरासर अपमान था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। आओ कांगतियान की साधना ऐसी थी कि वह उसका सामना नहीं कर सकता था। यदि सामने वाला सच में क्रोधित हो गया तो यहाँ आए गू कबीले के सभी लोग यहीं मारे जाएंगे। क्या तुम लोग निकलने वाले नहीं हो? आओ कांगतियान ने गुस्से में दहाड़ लगाए। गुबेई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दांत भींच लिए और कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे।
उसी समय ड्रैगन हॉल के प्रवेश द्वार पर काले वस्त्रों में एक अधेड़ व्यक्ति प्रकट हुआ। हा, सबको इतना इंतजार करवाने के लिए माफ कीजिए, मैं एक मटका शराब पीकर खुद को दंड देता हूँ। काले वस्त्रों वाला अधेड़ व्यक्ति जोर से हंसते हुए भीतर आया, मेज से यूं ही एक मटका उठाया और गटागट पी गया। कुछ ही सेकंड में वो तेज शराब, जिसे एक युवानेंग नासेंट सोल चरण का साधक भी सहन नहीं कर पाता, उसने पूरी तरह पी ली। पीने के बाद भी उसके चेहरे पर तृप्ति नहीं थी, मानो वह एक और मटका चाहता हो। इस नवागंतुक ने ड्रैगन हॉल के भीतर के अजीब माहौल पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, और उसे देखते ही गोबेई के चेहरे पर तुरंत उत्साह झलक उठा। वह सीधे खड़ा हुआ और आदरपूर्वक उस व्यक्ति के सामने झुका। गुरु, अमर आदरणीय हुनहेंग। अमर आदरणीय वुहाई ने आंखें सनकरी कर लीं। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमर आदरणीय वुहाई भी यहाँ होंगे। अमर आदरणीय हुनहेंग ने मुंह के कोने से शराब की बूंद पोंछते हुए हंसकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कोई मतलब नहीं। एक पल में अमर आदरणीय वुहाई का चेहरा कुछ सख्त हो गया। गुरु, वह कौन है? आओ यान ने पास से आश्चर्य में पूछा। अमर आदरणीय वुहाई के बोलने से पहले ही गू बेई जोर से हंस पड़ा। सभी लोग ध्यान दें, ये मेरे गुरु हैं, एंटिंगसी इमॉर्टल सेक्ट के बुजुर्ग अमर आदरणीय हुनहेंग। पूरा हॉल हड़कंप में आ गया। एंटिंगसी इमॉर्टल सेक्ट वह ह्यूलिंग पैलेस के बराबर की एक पारलौकिक शक्ति थी। त्यानशुवान महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र की शीर्ष अधिपति शक्तियों में से एक क्षण में जो स्थिति पहले ही किसी तरह नियंत्रित हो चुकी थी, वह फिर से पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होने लगी। जियांग गोनगजी का चेहरा अत्यंत बदसूरत हो गया और उसका दिल गहरी जलन से भर गया। उसने सब कुछ गिन लिया था, लेकिन ऐसी स्थिति की कभी कल्पना नहीं की थी। अमर आदरणीय हुनहेंग, बहुत समय बाद मिले। इसी समय आओवान भी खड़ा हुआ और सामने वाले की ओर देखा। हा, क्या अब तुम ड्रैगन वैली के कुलपति हो? पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम बस गोल्डन कोर चरण के एक छोटे से लड़के थे। समय सच में बहुत तेजी से बीतता है। अमर आदरणीय हुनहेंग ने जोर से हंसते हुए कहा, फिर उसकी दृष्टि आओयान पर पड़ी। तुम्हारी बेटी बुरी नहीं, तुमसे तो कहीं ज्यादा मजबूत है जब तुम उसकी उम्र के थे। शिष्य को गुरु से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारी ड्रैगन वैली अपनी विरासत कैसे बनाए रखेगी? आओवान ने शांत स्वर में कहा। ये बात सही है। अधेड़ व्यक्ति ने सिर हिलाया और आगे बढ़ते हुए उसकी दृष्टि जियांग गोनगजी पर पड़ी। जियांग गोनगजी ने सामने वाले की आंखों में उपेक्षा देखी। फिर अमर आदरणीय हुनहेंग ने जियांग गोनगजी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और दोबारा आओयान की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी और वह लगातार सिर हिला रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी कम उम्र में इसका रक्तवंश इतना शुद्ध है और इसकी प्रतिभा व संभावनाएं भी अत्यंत उत्कृष्ट हैं। मेरे विचार में यह मेरी उस उद्दंड शिष्य से विवाह करने के लिए पूरी तरह योग्य है। अमर आदरणीय हुनहेंग, आप। आओवान ने जल्दी से बोलना चाहा, लेकिन अमर आदरणीय हुनहेंग ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। क्या मेरा शिष्य तुम्हारी बेटी के योग्य नहीं है, या तुम मेरे शिष्य को नीचा दिखा रहे हो? ये कहते हुए अमर आदरणीय हुनहेंग मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा फैलने लगी। मौजूद सभी लोग अमर आदरणीय वुहाई को छोड़कर उस आभा को सहन नहीं कर पा रहे थे। उसी समय अमर आदरणीय वुहाई ने हाथ उठाकर उस आभा को तितर बितर कर दिया और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। हुनहेंग, यान एर मेरी शिष्या है, हद पार मत करो, उसने गहरी आवाज में कहा।